नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है करंट अफेयर, यूपी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर का कंप्लीट पापा वीडियो है ये। इसमें अप्रैल 2023 के फर्स्ट वीक तक का जितना भी उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है, जितना उत्तर प्रदेश का समसामयिक जो जरूरी है पीसीएस 2023 की प्रीलिम परीक्षा के लिए, वो सारा ले लिया गया है। पिछले 10-11 महीने का है सब कुछ, बिल्कुल शॉर्ट में, और बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीलिम्स पे टारगेट करते हुए, वो सब कुछ इसमें लेके दे रहे हैं आपको। पापा वीडियो है ये, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है ये, बहुत शॉर्ट करके बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ इतना पढ़ के आप उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल का इस बार इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसीलिए यूपी बजट का पापा वीडियो 2023-24 का मैं दे चुका हूं, आप उसको पूरा देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट जो आया था इस बार, उसमें पिछले 5-6 साल में जो भी यूपी में हुआ है सब कुछ का एक समरी है, और कई सारे स्टैटिक वाले भी फैक्ट हैं वहां पे। तो इस करंट अफेयर पापा के साथ आपको यूपी बजट का पापा देखना है। यूपी जीके का पापा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और यूपी इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट एक्चुअली मैंने ज्यादातर बजट में ले लिए थे, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या इकोनॉमिक सर्वे का एक छोटी सी समरी करीबन आधे घंटे तक की दे दी जाए अलग से। आप लोग की डिमांड होगी तो वो भी पूरी की जाएगी, टेंशन मत लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम दिन रात आपके लिए लगी हुई है। 14 मई वाला जो एग्जाम है, या फिर जो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स 2023 वाला एग्जाम है, उसके लिए समर्पित है। एक और चीज आपको अनाउंसमेंट करनी है, 780 पेजेस का जो हमारा मटेरियल है, जिससे पढ़ के अभी भी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है, लेकिन उसके पीडीएफ के तो परचेज करनी पड़ेगी। उसकी पूरी फ्री प्लेलिस्ट, सारे वीडियो कंप्लीट करके आपको दे दिए गए हैं। वीडियो के पिन कमेंट में आप मांग सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उस प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, ठीक है। लगे रहिए, आपके साथ बिल्कुल लग के दिन रात स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम लगी हुई है। कोई और चीज हो, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई लगता है कि हेल्प चाहिए, तुरंत कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है, 2024 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2024 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का एक प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है 23 अप्रैल 2023 से, और मेंस का भी कंप्लीट तैयारी का जीएस 1 2 3 4 5 6 हिंदी एसे आंसर राइटिंग सबके लिए 23 अप्रैल से ग्रुप चालू हो रहा है 2024 का। आरओ 2023 की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसका भी अभी ग्रुप चालू किया गया है 26 अप्रैल 2023 से। पूरी तैयारी इसी हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप से कर सकते हैं। बीईओ की यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की भी तैयारी के लिए 28 अप्रैल से ग्रुप चालू हो रहा है। बाकी लगातार जो हमारे फ्री इनिशिएटिव, मैंने आपको बताया 780 पेजेस का मटेरियल पढ़ के अभी भी प्री क्लियर किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग नहीं परचेज कर पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है। आप सिर्फ 780 पेजेस के जो फ्री पापा वीडियो है कंप्लीट वाले, उनकी प्लेलिस्ट एकदम देख डालो। इसी के साथ हमारा ये यूपी करंट वाला हो गया, यूपी बजट हो गया है, यूपी जीके पापा हो गया है, यूपी इकोनॉमिक सर्वे का पापा आप अगर बोलेंगे तो जरूर बनाएंगे। बाकी हम लगे हुए हैं, 30 अप्रैल तक आपको मिसलेनियस का पापा वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट, 4 घंटे के आसपास रहेगा वो। इकोनॉमी का पापा वीडियो आपको मिल जाएगा 5 या 6 मई तक, ठीक है। जाओ खेलो। यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं मार्च मंथ का। मार्च मंथ में एग्रीमेंट सेक्शन में ये कहा गया था कि इथेनॉल उत्पादन के लिए, बेसिकली कृषि अपशिष्ट से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से इथेनॉल उत्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार समझौता कर सकती है डेनमार्क के साथ। अभी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया गया है, तो हम कह नहीं सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटेंट जताया था कि इथेनॉल उत्पादन के लिए, नई तकनीक के लिए, कृषि अपशिष्ट से इथेनॉल उत्पादन करने के लिए समझौता कर सकती है उत्तर प्रदेश की सरकार। किसके साथ? डेनमार्क के साथ। भारत और विश्व बैंक के बीच 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जो समझौता हुआ है, उन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन में आ जाते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये उत्तर प्रदेश से मिला था श्रीमती नीलम सिंह को, अलीगढ़ से हैं ये, और उत्तर प्रदेश से श्रीमती शारदा देवी को मिला था ललितपुर से। श्रीमती नीलम सिंह को अपने अलीगढ़ के ग्राम भरतपुर में ODF प्लस मॉडल ग्राम बनाने के लिए पुरस्कार मिला है जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से, और ललितपुर की निवासी शारदा देवी को बरुआ नदी पर अपने साथियों के साथ एक छोटा सा डैम बनाने के लिए ये पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। स्कीम्स कैंपेन में वाराणसी रोपवे परियोजना बहुत जरूरी है। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट के सबसे पहले स्टेज को यहाँ पे फ्लैग ऑफ कर दिया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में कई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे आए थे, और वाराणसी में दुनिया के तीसरे यानी कि वर्ल्ड्स 3rd और भारत के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे की आधारशिला रखी। और ये
हम लोग कह सकते हैं बोलीविया मेक्सिको सिटी के बाद तीसरा देश भारत होगा जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अभी बहुत छोटे से फेज़ के लिए ये रोपवे खुला है, समथिंग 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स के लिए। बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा वाराणसी में और भी हिस्से तक। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत तीसरा कंट्री बन गया है। उत्तर प्रदेश ने अपनी वाहन स्क्रैप नीति जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग का कहना है कि 2 फेजेस में इसको करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट अपने ऊपर ही लागू करेगी। गवर्नमेंट के जितने भी व्हीकल्स हैं उसको फेज आउट किया जाएगा। जो भी 15 साल से पुराने गवर्नमेंट व्हीकल्स चल रहे हैं रोड में उत्तर प्रदेश सरकार के, उसको हटाया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से नीति लागू की गई है और फिर कहा गया है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स हटाए जाने के बाद प्रदेश में जो प्राइवेट व्हीकल्स चल रहे हैं प्राइवेट ओनर्स के, उनको भी स्क्रैप किया जाएगा अगर वो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं तो। उत्तर प्रदेश की टाउनशिप पॉलिसी भी लागू की गई थी मार्च में। इसमें कहा गया था 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ में नई कॉलोनियाँ बसाई जाएंगी। टाउनशिप छोटी छोटी बसाई जाएंगी कुल मिला करके। पहली खेल नीति उत्तर प्रदेश की लागू की गई थी, 10 मार्च को अप्रूव की गई थी राज्य की पहली खेल नीति। और साथ ही उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के सृजन के लिए 10 करोड़ रुपए के प्राथमिक फंड की भी घोषणा की है। तो ये सब जरूरी है उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति के बारे में। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से नितिन गडकरी जी के द्वारा। बलिया में उन्होंने विजिट किया था। बलिया के चितबड़ा गांव में 6500 करोड़ रुपए की 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन उन्होंने किया था मार्च में, एक्चुअली फरवरी में, मतलब फरवरी एंड में 27 फेब को। समिट्स मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस में सबसे पहले महिला किसान सम्मेलन झांसी उत्तर प्रदेश में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने विजिट किया था झांसी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार के अंतर्गत जो झांसी में भारतीय चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया और यहीं पर महिला किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था झांसी में। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था 24 मार्च 2023 को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी और महानगर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इकाई के स्थान का भी उद्घाटन किया वाराणसी में ही। टीबी इंडिकेटर्स में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए राज्यों जिलों को पुरस्कृत भी किया गया, जैसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक और जम्मू कश्मीर ने क्रमशः यहाँ पे अच्छा काम किया है तो उनको सम्मानित किया गया। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर को जिला स्तर पर टीबी इंडिकेटर्स में परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत किया गया। भारत का लक्ष्य 2025 का है टीबी उन्मूलन का। ग्लोबल टारगेट टीबी एलिमिनेशन का 2030 है। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक वाराणसी में ही हुई थी, जो कि इस साल एससीओ की कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल भी है। इस साल एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है तो इस वजह से महत्वपूर्ण बैठकें भारत में हो रही हैं। एससीओ की दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का आयोजन भी मार्च में वाराणसी में ही हुआ था। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देश के सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग जारी की गई थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से। इसमें जो टॉप 10 शीर्ष सरकारी अस्पताल हैं, टॉप 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, उनमें से 9 उत्तर प्रदेश के हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो टॉप 10 में 9 उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स हैं। एकमात्र जो हॉस्पिटल जो शामिल है 8th पर, वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रायपुर। अर्सला हॉर्समैन मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसको उर्सला अस्पताल कहा जाता है, कानपुर में वो टॉप पर है। फिर कांशीराम जॉइंट हॉस्पिटल कानपुर टॉप पर है। LBRN हॉस्पिटल लखनऊ ये 3rd पर है। टॉप 3 जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। अब आ जाते हैं करंट अफेयर पर, MCQ पर। इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कपिल वस्तु महोत्सव का आयोजन 28 जनवरी 2023 से 1 फेब तक सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये सही है। इसके बाद है लखनऊ कौशल महोत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ था 4 और 5 मार्च के बीच, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें C 1 और 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो उसमें 50% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2023 में 17 से 19 फेब के बीच उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो कलिंजर का किला जहाँ पर है वहाँ पर, यानी कि बांदा में, ऑप्शन नंबर सी। कलिंजर अभियान जो है लास्ट कैंपेन था शेरशाह सूरी का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में VFS वैश्विक संयुक्त वीजा केंद्र का उद्घाटन किया, सही। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि झांसी इन्वेस्टर समिट 2023 में, झांसी जो है इन्वेस्टर समिट जो 2023 में हुई थी, यूपी इन्वेस्टर समिट, निवेश के मामले में झांसी जिला सभी जिलों में शीर्ष पर है, ये सही है। वैसे अगर डिवीज़न की बात करें तो मेरठ डिवीज़न को सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ है। अगर डिवीज़न वाइज पूछे तो मेरठ है, अगर जिले का नाम पूछे तो झांसी है।
ठीक है। इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश के मामले में झांसी सभी जिलों में शीर्ष पर रहा है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई गई है 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है 25,000, ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2023 में प्रादेशिक फल, शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया था? ये किया गया था हरदोई में, ऑप्शन नंबर सी। 11 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित 3 दिवसीय आयुर्वेद फेस्टिवल और एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था वाइस प्रेसिडेंट जी ने, जगदीप धनखड़ ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में 8 सौर पार्कों की स्थापना को मंजूरी मिली है और उत्तर प्रदेश का पहला पशु शवदाह वाराणसी में बनकर तैयार हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे डी। और जिन 8 बुंदेलखंड में सौर परियोजनाओं के बारे में बात की जा रही है, ये 8 सोलर पार्क की सूची दी हुई है। जालौन सोलर पार्क, चित्रकूट, कालपी भी जालौन में, ललितपुर, झांसी यूपी सोलर पार्क जालौन में, छतरपुर सोलर पार्क और बरेठी सोलर पार्क, ये अप्रूव हुई हैं। आगे है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों यानी जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनको कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है? उत्तर प्रदेश में जो सिंगल पेरेंट है उनको 2 वर्ष तक की चाइल्ड केयर लीव उत्तर प्रदेश सरकार देगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 22 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाई थी? महिला सशक्तिकरण रैली को फ्लैग ऑफ किया गया था बलरामपुर से। बलरामपुर वही जनपद है जहाँ से वर्ष 2020 में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। 27 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश वन विभाग को CSR फंड के तहत हीरो मोटरकॉर्प द्वारा प्राप्त की गई मोटरसाइकिलों और स्कूटी को फ्लैग ऑफ किया था? तो उत्तर प्रदेश वन विभाग को हीरो मोटरकॉर्प से जो ये व्हीकल्स मिले थे CSR फंड के तहत, इसको फ्लैग ऑफ किया था CM जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इलाहाबाद के यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष अरुणाई मिश्रा ने एक ऐप बनाया है संस्कृत सीखने के लिए, शास्त्रार्थ नाम से। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर को सुधारने के लिए ये काम सौंपा था कि प्रदेश में 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाए। निपुण का कार्यक्रम का उद्देश्य है निपुण भारत का कि प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्राप्त कर ले। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाने के लिए चुना गया है। तो वो कौन कौन से बस अड्डे हैं? आगरा का बस अड्डा है, लखनऊ का बस अड्डा है, गाजियाबाद का बस अड्डा है और प्रयागराज का बस अड्डा है, कौशाम्बी का है। कानपुर के बस अड्डे को नहीं डेवलप किया जाएगा एयरपोर्ट की तर्ज पर, बाकी इन बस अड्डों को एयरपोर्ट फैसिलिटी से लेस किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख मुफ्त टैबलेट, 25 लाख मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करने की योजना बनाई गई है अगले 5 वर्षों के लिए। ये सही है और ध्यान रखिएगा, इसमें जरूर कमीशन अगर ये पूछेगा तो अभ्युदय इसमें ऑप्शन में दिया होगा, अभ्युदय में नहीं। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख मुफ्त टैबलेट, 25 लाख स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है अगले 5 साल के लिए। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 15,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके लाभ के रूप में उनका उपचार किया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का जो खर्च आएगा उनके उपचार में, उसकी धनराशि का वहन सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोनों यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा सी। 28 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर जिले के भारत सेवा आश्रम संघ परिसर में एक स्मारक का शिलान्यास किया है। इसमें किस स्वाधीनता संग्राम सेनानी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसमें प्रतिमा स्थापित की जाएगी श्री सचिन सान्याल की या सचिंद्र नाथ सान्याल की, जिनकी एक फेमस बुक है बंदी जीवन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। आगे, भारतीय रेलवे अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा लखनऊ से इसने कब शुरू की थी? भारतीय रेलवे ने ये शुरू की थी गुरु कृपा यात्रा 5 अप्रैल 2023 से, ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ हरदोई के बीच प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क के संबंध में गलत क्या है आपको बताना है। 7 राज्यों में 7 PM मित्र पार्क अप्रूव किए गए थे, उसमें से एक लखनऊ हरदोई के बीच बनने वाला है, ये सही है। इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है, 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, 1000 एकड़ में, सही। इस पार्क का नाम संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क होगा, ये भी सही है। 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार प्रदान कर रही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों कथन सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। उपर्युक्त में से कोई भी गलत नहीं है। कला संस्कृति के विकास के साथ रोजगार संवर्धन हेतु उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? स्थापित की जाएगी गोरखपुर में, आंसर हो जाएगा ए।
उत्तर प्रदेश के विधान भवन के संदर्भ में क्या सही है? जानकारी साझा की गई थी कि देश के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के भी नए विधान भवन का निर्माण किया जाएगा और इसके काम को 2027 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। प्रारंभिक तौर पर बजट में 50 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। तो कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही हो रहे हैं। वैसे ही जो प्रेजेंट भवन है 100 साल पुराना हो चुका है। इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने रखी थी और यूपी का विधान भवन यूरोपीय और अवधि निर्माण की मिश्रित शैली का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड उन्होंने नाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक ऑफिस में रहने वाले सीएम बन गए हैं। इससे पहले जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे 5 साल 345 दिन रहे थे। योगी जी अब उनसे आगे निकल चुके हैं। तो 5 साल 347 दिन का रिकॉर्ड नहीं था, 5 साल 345 दिन का रिकॉर्ड था। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1 ओनली। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जनजाति को एसटी का दर्जा दिया जा चुका है। कौन सा जिला इन 4 जिलों में शामिल नहीं है? तो भदोही, संत कबीरनगर, कुशीनगर आदि में गोंड जनजाति पाई जाती है, शामली में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर एसटी रिकॉग्नाइज नहीं हुई है गोंड जनजाति। बाकी संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर, चंदौली, भदोही आदि में गोंड जनजाति को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अब माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस डिवीजन यानी मंडल में ग्रामीणों को गांव स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए 5 लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे बरेली मंडल में। आंसर सही हो जाएगा सी, बरेली मंडल में। 23 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने लखनऊ में यूपी गुणवत्ता मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया था JPS राठौड़ ने। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि यूपी पहला ऐसा राज्य जहां पर वो गुणवत्ता संकल्प शुरू करना चाहते थे या उन्होंने चुना है। इससे पहले गुणवत्ता संकल्प MP में भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि वो यहीं पर शुरू करना चाहते थे पहले। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला ये है कि इसको नगर विकास विभाग की अनुमति मिल गई है उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने के लिए। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पहले ही समझौता हो चुका है। 31 मई 2022 को 17 नगर निगमों के अलावा जिला मुख्यालय वाले नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को लागू किया जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, कोई भी कथन गलत नहीं है, डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में कितने नए हाईटेक जेल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है और कितने जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो करीब 20 नए कारागार सृजित किए जाएंगे 11 जिलों में। आंसर सही हो जाएगा ए, 20 नए कारागार 11 जिलों में। वो 11 जिले ये हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जेल या फिर कारागार नहीं थे। मार्च मंथ 2023 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को NTCO की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी कैट सर्टिफिकेट मिला है? तो देश भर के 6 टाइगर रिजर्व को मिला है, उसमें से एक उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व शामिल है जो कि है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में मार्च में 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया है, प्रोटेक्टेड। 6 जिलों में से ये 18 प्राचीन स्थल हैं। झांसी, संत कबीरनगर, प्रयागराज, महोबा, फर्रुखाबाद, इटावा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के अंतर्गत इनको प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है। आंसर सही हो जाएगा डी। सारे कथन सही हो रहे हैं और ये स्थलों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार जरूर पढ़ सकते हैं UPGK के लिए। भारत सरकार के मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरें घोषित की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को 213 रुपये की जगह अब कितने रुपए मिलेंगे? 230 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। किस विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी संस्थान ने मशीन लर्निंग रोबोट बनाया है? APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा ये मशीन लर्निंग रोबोट बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मिलेट फेस्टिवल या फिर बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर डी। मिलेट फेस्टिवल इन सभी राज्यों में अलग अलग शहरों में मनाया गया था। हम खाली उत्तर प्रदेश का वेन्यू ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में मिलेट फेस्टिवल बनाया गया था आगरा में, डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को कितने फीसदी आरक्षण दिया गया था? राम अवतार सिंह पैनल के द्वारा जो मतलब कमेटी बनी थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि 27% आरक्षण रहेगा और किसी प्रकार से राज्य सरकार इसको नहीं इधर उधर करेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन हेतु किस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर वाहन पंजीकरण शुल्क 100% माफ किया जाएगा? 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक का ये जो अवधि है, जो ये टेन्योर है, इसमें जो शुल्क बनता है वाहन पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन टैक्स, इसको माफ किया जाएगा 100%। किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली का जो रेलवे हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदला गया है और इस तरीके से अपने नाम पर एक हॉकी स्टेडियम हॉकी स्टेडियम
पर अपना नाम पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर बी, रानी रामपाल। उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आपको यूपी स्टैटिक में पता होना चाहिए, 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं वो सिर्फ 2 हैं। एक इकाना स्टेडियम लखनऊ का है, इकाना, जहाँ पर मैच हो रहे हैं। वैसे तो केडी सिंह बाबू भी है जहाँ पर 90s में मैच होते थे, लेकिन अब वहाँ पर मैच नहीं होते जब से नया स्टेडियम बन गया है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते थे, अब इकाना में होते हैं, कानपुर लखनऊ रोड पर जो है। और एक ग्रीन पार्क है जहाँ पर टेस्ट और वनडे मैचेस होते रहे इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट के। अब तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अप्रूव हो गया है, ये जमीन देख ली गई इसके लिए। ये कहाँ पे बनेगा? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए। विधानसभा में विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सुनवाई में कितने पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था 2 मार्च को? और एक दिन के लिए जो सदन है अदालत में तब्दील हो गया था। तो 6 पुलिसकर्मियों को सजा यहाँ पे सुनाई गई थी, एक दिन की सांकेतिक तौर पर सजा सुनाई गई थी। तो विशेषाधिकार समिति जो है विशेषाधिकार हनन की सुनवाई सदन में करती है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जनेश्वर मिश्र पार्क जो है लखनऊ का, उसमें देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन लगाई जाएगी या वाटर लेजर शो का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम ने टिकट बुकिंग और पैसेंजर फीडबैक के लिए यूपी राही ऐप लॉन्च किया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 2024 तक कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे? 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे। इंटरनेशनल कितने रहेंगे? इंटरनेशनल 5 ही रहेंगे और 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पे बनेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान कितने धनराशि के प्रस्ताव मिले थे? 33.50 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए। किस जिले में रेशम कृषि मेला 2023 का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया था गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी। गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियन किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जिसका नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा, ये किस जिले में खोला जाएगा? ये चर्चा बहुत दिन से है, इसको जल्द खोला जाने वाला है। ये खोला जाएगा महाराजगंज में, ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर देख लेते हैं। फरवरी मंथ 2023 का सबसे पहले एग्रीमेंट का सेक्शन रहता है। सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, इसने समझौता किया है उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण से, जिससे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में घाटमपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा सके। ठीक है, 3000 एकड़ जमीन पर घाटमपुर कानपुर में ये सौर ऊर्जा संयंत्र लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ था, जो कि इन्वेस्टर समिट से पहले। इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था और यहाँ पर 21 कंपनियाँ आई थी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट करने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है कौशल विकास सहित पारस्परिक हित के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, सतत विकास उद्योग में, शहरी विकास में सहयोग करने के लिए। फरवरी मंथ में न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन गए थे, या फिर कह सकते हैं भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी, और ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से संबंधित हैं, इस वजह से हमने लिया है इनको भी यूपी करंट में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में 13 संसद रत्न पुरस्कार जो दिए गए थे प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा, उनमें से एक सांसद उत्तर प्रदेश से हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये कौन है? ये विशंभर प्रसाद निषाद हैं, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद। इन्हें 13वें सांसद रत्न पुरस्कार में जो 13 सांसद चुने गए हैं उसमें इनका भी नाम शामिल है राज्यसभा सांसद के रूप में, समाजवादी पार्टी के हैं ये। स्कीम कैंपेन देख लेते हैं। फरवरी 2023 के मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ये बजट में अनाउंस की गई है। वित्तीय वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। बाकी बजट आप जरूर देखिएगा, फरवरी करंट अफेयर का मतलब ही होता है आपको बजट जरूर देखना, चाहे नेशनल करंट अफेयर हो चाहे स्टेट करंट अफेयर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत की जाएगी। तो कितने पॉपुलेशन वाली कैटेगरी है ये इसमें आपसे पूछ सकते हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश की नई फिल्म पॉलिसी आ चुकी है और इसमें कहा गया है कि फिल्म नीति के तहत नोएडा के फिल्म सिटी में बनने वाली फिल्मों पर जो है सब्सिडी मिलेगी, और भी तमाम तरीके के पर्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म शूटिंग के लिए आता है तो। डिजिटल पेमेंट फेस्ट ये तो काफ़ी लंबे समय तक मनाया जाता रहेगा, जैसे ये 9 फेब से शुरू हुआ है, 9 अक्टूबर 2023 तक ही चल रहा है। इसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके के सम्मेलन कार्यक्रम होंगे। इसमें जिन शहरों को शामिल किया गया है कार्यक्रमों के लिए वो हैं लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु।
इनमें अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो लखनऊ भी इसमें शामिल है डिजिटल भुगतान उत्सव में। इस वजह से इसको भी एक बार नोट करिएगा कि डिजिटल भुगतान उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए राजधानी लखनऊ में। इसके बाद समिट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसका उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को हुआ था, 12 फरवरी तक ही चला था। और ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया। इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया गया। भारत में कुल मोबाइल उत्पादन में से 60% से अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश मोबाइल कंपोनेंट्स के निर्माण में अग्रणी है। वाराणसी स्किल क्लस्टर और भदोही कालीन क्लस्टर दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये सब बातें बताई गई थी। भारत की G20 अध्यक्षता में पहला डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक ये लखनऊ में हुई थी। इसमें G20 के देश, 9 आमंत्रित देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए थे। आगे SCO की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस नेताओं की बैठक या लीडर्स बैठक, ये मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG द्वारा आयोजित की गई थी लखनऊ में। ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स की बैठक की मेजबानी लखनऊ ने की थी। इसका उद्घाटन या फिर आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भारत के CAG के द्वारा हुआ था। तो SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स की बैठक हुई थी लखनऊ में। आगे है स्पोर्ट्स में देखेंगे G20 वाकेथॉन दौड़, ये 4 शहरों में आयोजित हुई थी, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा में। G20 वाकेथॉन दौड़ का आयोजन यहाँ पे हुआ था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में आयोजित हुआ था। 11 फरवरी 2023 तक का आयोजन हुआ इसका। उत्तर प्रदेश को मेडल टैली में 14वां स्थान मिला था। मेडल टैली में 14वां स्थान था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 36 पदक इसमें जीते और 6 स्वर्ण पदक इसमें जीते। पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला था, दूसरा हरियाणा को। ठीक है, रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग आई थी क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की। इसमें अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों के प्रति सबसे अधिक वल्नरेबल 9 भारतीय राज्य जो हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल हैं। उसमें भी सेकंड पर उत्तर प्रदेश है। मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के प्रति। बाद में लखनऊ में प्रस्तावित स्टार्टअप वैली, मतलब लखनऊ में एक स्टार्टअप वैली बनेगी। बाकी अलग अलग देशों ने जो प्रॉमिसेस किए थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने, उसकी एक समरी देख सकते हैं। हांगकांग की एक कंपनी ने आगरा गौतम बुद्ध नगर में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 2 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाने का यहाँ पे समझौता किया है। बाकी ये कुछ प्राइवेट ये हैं कंपनीज, कहाँ पे क्या क्या लगाने वाली है, इसको एक बार आप रफली देख लीजिएगा किस सिटी में किस सेक्टर संबंधित निवेश होगा। ठीक है, आगे है हाल ही में जो DG वैन चर्चा में रही थी उसके बारे में बताना है। सरकारी आवास से DG वैन को यहाँ पे चलाया गया था। डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य था। G20 कार्यक्रम के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। सारे कथन यहाँ पे सही है DG वैन के बारे में। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने के साथ जल जीवन मिशन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश को स्थान चौथा मिला है, टॉप पर बिहार है। ठीक है, नल कनेक्शन देने के मामले में टॉप पर बिहार है। फिर महाराष्ट्र जो है सेकंड पर, गुजरात थर्ड पर और चौथे पर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की हाई पावर्ड कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को GI टैग में रजिस्टर होने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें गोरखपुर में पैदा होने वाला पनियाला फल भी शामिल है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक स्टार्टअप वैली की स्थापना की जाएगी। तो इसमें अगर आप देखें तो दोनों कथन सही हैं। ठीक है, C यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश के जो GI अप्रूव हुए हैं उसमें बनारस का लंगड़ा आम है, बनारसी पान है, वाराणसी का आदम चीनी चावल है, चंदौली का रामनगर भाटा, वाराणसी का प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग, बांदा का शजर पत्थर शिल्प, नगीना वुडक्राफ्ट बिजनौर से, मुजफ्फरपुर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, बखीरा का ब्रासवेयर, ये सब जो है शामिल किया गया था। टेराकोटा गोरखपुर का, रटाउला आम बागपत उत्तर प्रदेश से। तो ये कुछ GI जो है लेटेस्ट वाले आप ध्यान रख सकते हैं। फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही है। साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स के भी इस समय मंत्री हैं, तो इस वजह से भी इन्होंने इनॉग्रेट किया इसको। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को किसने सम्मानित किया? श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया था PM मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही है। साथ ही साथ वैश्विक रेस में क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय भी हैं श्रेयस हरीश। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन संवर्धन हेतु शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में ट्रांसफॉर्म करने की मंजूरी मिल गई है। कौन सा इसमें नहीं शामिल है? तो रोशन उद्दौला कोठी को, कोठी दर्शन विलास को, फरहाद बख्श की कोठी को,
और 76 मंजिल को यहाँ पे हेरिटेज होटल में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। मोती महल इसमें नहीं शामिल है लिस्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस या किन शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल स्थापित किया जाने वाला है? तो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहले सिर्फ लखनऊ में स्थापित होना था, लेकिन अभी मेरठ में भी होगा। तो लखनऊ में भी, मेरठ में भी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। लखनऊ में, मेरठ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल डेवलप किया जाएगा। 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के बारे में क्या सही है? ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किया था कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी ने। दोनों कथन सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। दूसरा, इंडो इजराइल ट्रामा सेंटर का इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए। पीएम मित्र योजना के तहत जो 7 राज्यों में 7 जो टेक्सटाइल पार्क अप्रूव हुए हैं, उनमें से जो उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा लखनऊ हरदोई के बीच। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, हाल ही में पवित्र शालिग्राम के संबंध में क्या सही है? 31 टन और 15 टन के 2 पवित्र शालिग्राम विशाल पत्थर पहुंचे हैं अभी राम मंदिर में। भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों के निर्माण में किया जाएगा इसका उपयोग। इन्हें नेपाल के जनकपुर के गलेश्वर धाम से लाया गया था। ये सही है, आंसर सही हो जाएगा सी, 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट हैं। शालिग्राम पत्थर ज़्यादातर नेपाल में गंडक नदी की सहायक नदी काली गंडक के किनारे या तलहटी पर पाए जाते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं, हिमालय में, ध्यान रखिएगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? अयोध्या की दीपोत्सव थीम वाली झांकी को तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था। पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था उत्तराखंड की झांकी को, सेकंड प्राप्त हुआ था महाराष्ट्र को, थर्ड प्राप्त हुआ था अयोध्या दीपोत्सव थीम वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल के बारे में क्या सही है? वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल फरवरी में लॉन्च किया गया। उन परिवारों को जिनको एनएफएसए के तहत या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन नहीं मिलता, उनको राशन मिलेगा। ये सही है, सी यहाँ पे है। और साथ ही साथ इसका एक अन्य उद्देश्य है कि वन फैमिली वन जॉब वाले फॉर्मूला को लागू करना। जिस फैमिली में कोई जॉब नहीं करता है उसको उसके एक सदस्य को जॉब में देने का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार का। ये लॉन्ग टर्म फॉर्मूला है, देखते हैं कब तक ये लागू हो पाता है। तो वन फैमिली वन पोर्टल के तहत जिन परिवारों को मुफ्त राशन नहीं मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, उनको मुफ्त राशन मिलेगा। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुँचाने का उद्देश्य है। ताज महोत्सव के बारे में क्या सही है? ताज ऑब्वियसली नाम से हम जान जाएंगे कि आगरा में हुआ था। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने। इसका थीम जरूर ध्यान रखिएगा, थीम है इसका विश्व बंधुत्व। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक्चुअली सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं इसको लॉन्च किया था ताज महोत्सव को, इसको लॉन्च किया था योगेंद्र उपाध्याय जी ने। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, सी, 1 and 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है। प्रकृति और पक्षी महोत्सव के बारे में गलत कथन चुनना है। बुंदेलखंड के महोबा जनपद के विजय सागर पक्षी अभयारण्य में यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित हुआ था। इको टूरिज्म को प्रेरित करना और उसको प्रमोट करना उद्देश्य है, और इसका जो कह सकते हैं थीम था इस साल, ये था इको टूरिज्म ही। तो आंसर इसका हो जाएगा। गलत कथन का चयन करना, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं। 1 सही है, 2 सही है, 3 भी सही है। भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन, ये भारतीय रेलवे ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से इसको शुरू किया था, ठीक है। अयोध्या और नेपाल से जनकपुर होकर चलेगी और 7 दिनों की यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज से होकर गुजरेगी। तो सभी कथन सही है इस भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2022 में निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने वाले पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम था निवेश सारथी। इसको हालांकि 2022 में लॉन्च किया गया था फरवरी में। इसको प्रमोट किया जा रहा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले। निवेश सारथी उद्योग बंधु जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग और उद्योग लगाने से सहायता करने वाला जो पोर्टल है वो है उद्योग बंधु, ऑप्शन नंबर डी। तो उद्योग बंधु फोकस्ड है एंटरप्रेन्योर्स को इंडस्ट्रीज और इंटरप्राइज सेटअप करने में मदद करने के लिए, और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है निवेश सारथी। फरवरी 2023 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल प्रतियोगिता में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास LY ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में किससे हार गए थे बताना है। तो सेमीफाइनल में इनको हराया था सुकांत कदम ने, ऑप्शन नंबर बी, सुकांत कदम। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर अब देख लेते हैं हम लोग जनवरी मंथ का। जनवरी मंथ में जो एग्रीमेंट है ये ऑलरेडी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। दिसंबर वाले में हम लोग आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। अपॉइंटमेंट में IPS ऑफिसर लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश में कमिश्नर पद तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुई थी और इस पद तक यानी कमिश्नर पोस्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, लक्ष्मी सिंह।
अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लेते हैं। लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार 24 जनवरी 2023 को दिए गए थे। उत्तर प्रदेश दिवस के दिन खेल उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई लक्ष्मी और लक्ष्मण पुरस्कार, लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्या साहित्य के क्षेत्र में, क्या लोक प्रशासन में, क्या गीत संगीत में, कला में, या फिर खेल में? तो आपको लगाना है खेल में। खेल उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 2020-21 के पुरस्कार सामान्य वर्ग में मोहित यादव को, वेटरन में राहुल सिंह को, जनार्दन सिंह को, वेटरन वर्ग में 21-22 में के लिए मोहम्मद आरिफ को, राधेश्याम सिंह को, वर्ष 2021-22 में दिव्यांगजन वर्ग में सुहास LY को, विवेक चिकारा को और दीपेंद्र सिंह को। आप अवार्डीज ना भी ध्यान रखें, एक बार बस ये ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश में खेल उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। पद्म अलंकरण देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जिन विभूतियों को पद्म अलंकरण दिए गए, जैसे सबसे पहले पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दिया गया मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक मामले या फिर राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश से मरणोपरांत। कुल करीब कितने पद्मश्री थे आप रिकॉल कर पा रहे हो? तो उनमें से सात उत्तर प्रदेश से थे। श्री राधा चरण गुप्ता, श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, श्री अरविंद कुमार, श्री उमाशंकर पांडे, श्री मनोरंजन साहू, श्री ऋत्विक सान्याल, श्री दिलशाद हुसैन। अभी किस किस वर्ग से हैं ये आपको देख लेना चाहिए। साहित्य शिक्षा से राधा चरण गुप्ता, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य शिक्षा से, अरविंद कुमार विज्ञान इंजीनियरिंग से, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य से, मनोरंजन साहू चिकित्सा से, ऋत्विक सान्याल कला से और दिलशाद हुसैन कला से। इसके बाद स्कीम्स में अयोध्या मास्टर प्लान। मंदिरों के नगर अयोध्या को डेवलप करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है अगले एक डिकेड के लिए, यानी एक दशक में अयोध्या को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अयोध्या मास्टर प्लान को मंजूर कर दिया है अगले 10 वर्षों के लिए। उत्तर प्रदेश पाताल लोक अभियान। पाताल लोक अभियान चलाया गया था दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने के लिए। पाताल लोक अगर वेब सीरीज आपने देखी होगी तो रिलेट कर पा रहे होंगे कि पाताल लोक नाम क्यों रखा। दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन पाताल लोक उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड के बारे में आपको बता चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तरह एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेटलैंड को डेवलप करने की योजना है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया था और राज्य के 762 जो ULBs हैं उसमें लागू किया गया था। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, जो अपनाई जाती है नगर विकास में, उसको अपनाने के लिए ये किया गया था। स्वच्छ विरासत अभियान, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत चलाया गया था सहारनपुर नगर निगम में, और फिर लखनऊ में भी ये चलाया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत पहले सहारनपुर नगर निगम ने चलाया था और फिर लखनऊ ने भी इसको चलाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग समिट्स में देख लेते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का राष्ट्रीय सम्मेलन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में हुआ था, ये हमने बताया आपको, दिसंबर में भी था ये। जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन हुआ था अलीगढ़ में। ठीक है, ये जरूरी है, इसमें वेन्यू पूछ सकते हैं आपसे। स्पोर्ट्स में अब अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स अवार्ड ऊपर ही देख लिया हमने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश के 4 शहर कर रहे हैं, ये आप पता होना चाहिए आपको। ये 4 नगर कौन कौन से हैं? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। इसमें कहा जा रहा है कि 4500 एथलीट्स भाग लेंगे और करीब 20 खेल डिसिप्लिन्स के इवेंट्स यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को होता है और इस बार इसकी थीम थी निवेश और रोजगार, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में IGRS रैंकिंग दिसंबर 2022 की आई थी। इसमें टॉप पर था सोनभद्र, सेकंड पर देवरिया, शामली और मुजफ्फरनगर। ये 3 जिले संयुक्त रूप से सेकंड पर थे। टॉप पर था सोनभद्र, जो कि यूपी का एकमात्र ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी है। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाले राज्यों की सूची जारी की गई थी, उसमें सर्वाधिक कनेक्शन देने के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश ऊर्जा कॉर्पोरेशन ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देता है। शायद ये जनसंख्या की वजह से भी है कि ऑब्वियसली इतनी सारी जनसंख्या है तो कनेक्शंस की संख्या भी ज़्यादा होगी। CPCB के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची आई थी। उसमें टॉप 3 पर सबसे पहले दिल्ली थी राजधानी, फिर फरीदाबाद, फिर गाजियाबाद। गाजियाबाद थर्ड पर था, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। गवर्नमेंट ने 10 जनवरी 2019 को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। अब इसमें आ जाते हैं करंट अफेयर पर। उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? इस्टेब्लिश किया जाएगा हस्तिनापुर में, या फिर कह सकते हैं मेरठ में, ऑप्शन नंबर D। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर A। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी वाटरफॉल पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक बनेगा, ये मंजूर कर दिया गया है, सही। यूके का कॉसिस ग्रुप 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और EV टेक पार्क स्थापित किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और EV टेक पार्क को स्थापित करने के लिए MOU साइन किया है यूके के कॉसिस ग्रुप ने, सही। उत्तर प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी को नोएडा में लागू किया गया है।
इसमें हमसे रॉन्ग वाला स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग यहाँ पे कोई नहीं है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। कोई भी इसमें रॉन्ग नहीं है, तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रसोई अपशिष्ट प्रबंधन का प्रारंभ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में गोवा की तर्ज पर रसोई अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम लागू किया जाएगा वाराणसी में। उसके बाद दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो सुब्रमण्यम भारती या फिर सुब्रमण्यम भरतियार की स्टैचू का अनावरण किया गया था उनकी 141वीं जन्म वर्षगांठ पर वाराणसी में। भी यहाँ पे सही है, लेकिन एम.के. स्टालिन यहाँ पे नहीं आए थे खुद, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। गलत कथन का चयन करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दाक्षायणी पांडे का चयन कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ था। सही। मनरेगा में कामों को में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से 100% अटेंडेंस रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। सही। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किसने किया, इसमें पूछा है। तो वो कहाँ पे किया? गाजियाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है। किसने किया ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। गोवा में 9वें वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। अभी तक भारत में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान केवल बेंगलुरु में था, मतलब साउथ इंडिया में, अभी नॉर्थ इंडिया में भी आ चुका है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एक एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है? एग्रो मॉल उत्तर प्रदेश में खुलेगा राजधानी में, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के ममौर गांव में भूजल दूषित होने से 2000 से अधिक लोगों को हेपेटाइटिस सी हो गया था, और ये मतलब काफ़ी चर्चा में आया था, ध्यान रखिएगा इसको। संगीत नाटक अकादमी की ओर से लखनऊ में अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया था। ये भी सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। इस राज्य की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर कृषि सर्वे किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर इंडिया का पहला खोला जाएगा वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 कथन है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या 75 है जिन पर अतिक्रमण किया गया है। मतलब 75 ऐसे केंद्रीय संरक्षित स्मारक है जिन पर अतिक्रमण किया गया है। अतिथि भोजन योजना यहाँ पे चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में। मिड डे मील के अंतर्गत अतिथि भोजन कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। लखनऊ में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के बारे में आपको बताया था, ये लखनऊ में स्टैब्लिश होने वाला है। तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं, आंसर सही हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल स्थापित किया जाएगा? ओडीओपी मॉल स्टैब्लिश किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल ये वाराणसी में स्टैब्लिश किया जाएगा, बहुत जरूरी है। कचरे से या अपशिष्ट से कोयला बनाने वाला पहला संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये पाइपलाइन में है कि उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट से कोयला बनाने का संयंत्र स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया में सबसे लंबे रिवर क्रूज के बारे में मैंने आपको बताया कि गंगा विलास को हरी झंडी दी गई थी 13 जनवरी को। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में यात्रा करने वाला था ब्रह्मपुत्र में, गंगा रिवर सिस्टम में, और कुल मिलाकर 27 नदी तंत्रों में। और वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज संचालन होगा। 17 फेब को मैं आपको बता दूं कि ये रिवर क्रूज फाइनली डिब्रूगढ़ पहुंच गया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, सारे कथन सही हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि लगभग 51 दिनों की यात्रा में पहुंचेगा, इसमें करीब 54 दिन लग गए थे। ठीक है, 54-55 दिन। इसके बाद निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर वृंदावन है। ऑप्शन नंबर सी। और सौभरी नगर वन वृंदावन में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। आगे है उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन सरकार करेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर सही हो जाएगा सी इसमें, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पर्यटन के संवर्धन हेतु हॉट एयर बलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? हॉट एयर बलून कार्यक्रम हर साल वाराणसी में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी ये बनाई जाएगी गोरखपुर में। ठीक है, फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट गोरखपुर में।
भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन शुरू कर दी गई थी अयोध्या से नेपाल जनकपुर तक के लिए। वाराणसी का जो कैंट रेलवे स्टेशन है एफएससीआई की 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा स्टेशन बना था। और प्रयागराज जिले के वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण देने की बात यहाँ पे कही गई थी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, सभी स्टेटमेंट सही हैं। ये ओबिचुरी से रिलेटेड करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, और साथ ही साथ ये बिहार, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये संबंधित हैं प्रयागराज से, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार, मेघालय, मिजोरम के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहा है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लीडर स्टेट्स की कैटेगरी में आता है। उत्तर प्रदेश में करीब 7600 प्लस स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं और 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। तो आंसर सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। स्टार्टअप के बारे में दोनों जानकारियां सही हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। 2019 में 10 स्थानों की प्रगति करते हुए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा है BRAP रैंकिंग में, सेकंड पर। उसके बाद लीड्स रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर है। तो ये सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। लासा बीच टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वेलनेस, एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का निर्माण लखनऊ में करेगी। देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो 1 और 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने की तर्ज पर राजकीय राजधानी क्षेत्र बनाने का काम शुरू हो चुका है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में एक SCR बन रहा है, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। सांसद खेल महाकुंभ के बारे में देखें तो बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन हुआ था। आउटडोर और आउटडोर दोनों खेलों की विविध इवेंट यहाँ पे होती हैं। खेल महाकुंभ का पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था और दूसरा चरण जनवरी में। आंसर सही हो जाएगा डी, तीनों कथन यहाँ पे सही है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन 2 फेजेस में दिसंबर में और जनवरी में बस्ती जिला से लोकसभा सांसद श्री हरीश द्विवेदी के द्वारा किया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी के पहल पर रक्षा मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट के विस्तार की मंजूरी दे दी है? तो गोरखपुर एयरपोर्ट के एक्सटेंशन को अप्रूवल मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी साब AB नामक कंपनी झांसी में सेना के लिए हल्की तोप और मिसाइलें बनाने का काम करेगी? एक यूनिट बनाया जाएगा। ये कंपनी है स्वीडन की, ऑप्शन नंबर ए। 28 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण संबंधी जो समस्या थी, जो प्रश्न थे, जो मुद्दा था, उस पर विचार करने के लिए पूर्व जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल बनाया था। बांदा जिले के कलिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश भगवान और महालक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई थी एक्सकेवेशन में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ये राम अवतार समिति को 6 महीने का समय मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 4 महीने में ही पूरी कर ली है। निम्नलिखित में से देश का दूसरा CNG टर्मिनल कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत और विश्व के प्रथम CNG टर्मिनल का उद्घाटन तो भावनगर गुजरात में PM मोदी जी ने किया था, लेकिन देश का दूसरा CNG टर्मिनल ये बनेगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में सी। फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर आयोजित होगा? लखनऊ में, आंसर सही हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उन्नाव जिले के बदरका में, जो कि शहीद चंद्रशेखर आजाद के पिता का पैतृक गांव है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक म्यूजियम बनवाया जाएगा। फरवरी 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया गया था। दोनों कथन सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर भारत के में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 11 विजेताओं के नाम घोषित किए गए थे और इन 11 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े निर्जन द्वीपों का नामकरण इन विजेताओं के नाम पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता इन 21 की सूची में शामिल हैं? तो 4 यहाँ पे शामिल हैं, बी। प्रथम 100% महिला विश्वविद्यालय हमने आपको बताया कहाँ पे खुलेगा, गोरखपुर में, बी। हॉट एयर बलूनिंग फेस्टिवल और बोट रेस का आयोजन ये वाराणसी में हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भविष्य में सृजित होने वाली मेडिकल उपकरणों की निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा? ये स्थित होगा ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के योगेंद्र योगी को जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इन्हें पुरस्कार मिला है? तो इन्हें पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दिसंबर मंथ के देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और फार्मास्यूटिकल कंपनी जेनरिक आधार के बीच समझौता हुआ है।
ग्रामीण इलाकों तक जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इस फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम जेनरिक आधार है, इसके बीच समझौता हुआ है। इसमें कहा गया है कि कई सारे और मेडिकल स्टोर उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। जैसे 150 मेडिकल स्टोर का संचालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है जेनरिक आधार के द्वारा। अब इनको और बढ़ाना है, इनकी संख्या को बढ़ाना है, जिससे ग्रामीण इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, दूर दराज के निर्जन क्षेत्रों में भी जेनरिक दवाएं उपलब्ध हो सकें। उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी स्थापित करने के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से समझौता हुआ है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी की स्थापना के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता यहाँ पे कर दिया है। तो ये समझौता कहाँ से आया? क्या ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आया? नहीं है। इन्वेस्टर समिट से पहले जो है मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की 8 टीमों को 18 देशों में रोड शो, ट्रेड शो के लिए भेजा था। वहाँ पर कई सारे MOU वहाँ पे साइन हुए, जैसे ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी की स्थापना के लिए समझौता किया है, तो ये उनमें से एक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने टीबी उन्मूलन प्रयासों के लिए समझौता किया है कई राज्यों के साथ, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे पंजाब है, जैसे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के साथ भी समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत टीबी रोगियों के परीक्षण में, उनके टेस्ट में हेल्प बेसिकली करने वाला है, जिससे टीबी के मामलों में कमी आ सके। उत्तर प्रदेश सरकार टीबी को एलिमिनेट करना चाहती है 2025 तक। हालांकि टीबी को एलिमिनेट करने का ग्लोबल टारगेट कब का है? 2030 का है। आगे हम लोग देखेंगे स्कीम्स कैंपेन में अडॉप्ट हेरिटेज योजना जो चलती है, इसमें उत्तर प्रदेश का पुरातत्व निदेशालय भी शामिल हो चुका है। इसमें दूसरे चरण में 10 ऐसी हेरिटेज साइट्स का चयन किया गया है जो अडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत कई सारे विभिन्न प्राइवेट हितधारकों को एक तरीके से देखभाल के लिए सौंपी जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के आलमबाग भवन में पोतराकुंड, उत्तर प्रदेश का आलमबाग भवन, पोतराकुंड मथुरा, कल्पा देवी आस्तिक बाबा मंदिर, सीतापुर देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं, ललितपुर राजघाट, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या, लक्ष्मी मंदिर झांसी, टहरौली किला झांसी, बाला बहेट किला ललितपुर, दिगारागढ़ी झांसी, शिव मंदिर टिकायत राय बिठूर कानपुर। तो ये कुछ साइट्स हैं, 10 साइट्स जिनको अडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपा जाएगा या गोद दिया जाएगा, या वो इसको अडॉप्ट करेंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर लागू की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों का क्षमता संवर्धन किया जा सके और उनको आसानी भी मिले प्रैक्टिस वगैरह करने में। तो हर जिले में कुछ स्पोर्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो जैसे कुश्ती के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स के लिए मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, अयोध्या, उन्नाव, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, गाजीपुर, शामली, बलिया, ये सब। हॉकी के लिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, इटावा, गाजियाबाद। टेबल टेनिस के लिए कानपुर, आगरा। बैडमिंटन के लिए अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। भारोत्तोलन के लिए मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर, कुशीनगर। तीरंदाजी के लिए सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल के लिए हाथरस। तैराकी के लिए पीलीभीत। शूटिंग के लिए बांदा। कबड्डी के लिए कन्नौज और लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड योजना भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से अप्रूव हुई थी। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने भी इसको अप्रूव कर दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड के तहत वेटलैंड्स को डेवलप किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेटलैंड को चुनकर उसका संवर्धन किया जाएगा, जो है उसको संवारा जाएगा, रिनोवेशन होगा उसका। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप की जाएगी, जैसे साबरमती में डेवलप की गई। गुजरात की साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने का निर्णय लिया गया था 29 दिसंबर को। बस इतनी जरूरी है डिटेल्स कि कहाँ पे ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी, अयोध्या में, और ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। एकड़ वाला ज़मीन वगैरह छोड़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स में तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। तृतीय नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को हरा करके ये चैंपियनशिप जीत ली। तो उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम ने तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप जीती थी। अब समिट्स की बात कर लेते हैं दिसंबर में। समिट सेक्शन पर आ जाते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र का आयोजन हुआ था लखनऊ में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। योगी आदित्यनाथ जी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए न्यूज़ आई थी। फाइनली गए कि नहीं ये कभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है इंटरनेट से। जाने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे ऐसा कहा जा रहा है। अब गए कि नहीं गए थे, कोई पिक्स वगैरह हमको नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत सारे MOU साइन किए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना ये पोस्टर भी छापा था। निवेश महाकुंभ यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव रखा गया है विभिन्न समझौतों के द्वारा। इतना यहाँ पर निवेश हो सकता है अगर सब सही रहा तो। और कहा इन्होंने कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश का वादा मिला है इनको, वो कहाँ से मिला है? रिन्यूएबल एनर्जी से,
सर्वाधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र सृजित करेगा, हालांकि वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड नंबर पर निवेश के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड पर इंडस्ट्रियल पार्क्स है और फोर्थ पर हायर एजुकेशन है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जो मैंने चीज़ें बताई वो आप लर्न कर लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही पोस्टर था, इसके बाहर नहीं पूछा जाना चाहिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022, इसके लिए सम्मेलन हुआ था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में। 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, इसका उद्घाटन किया था हमारी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। उत्तर भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सम्मेलन का आयोजन भी वाराणसी में हुआ था। 37वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का ये वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। रैंक्स रिपोर्ट्स में अगर देखें तो सामाजिक प्रगति सूचकांक आया था प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। तो इसमें सभी राज्यों और यूटीज़ में उत्तर प्रदेश को 16 अंक मिले थे और उत्तर प्रदेश का स्थान था राज्यों यूटीज़ में दोनों मिलाकर के 31वां पूरे देश में। स्वच्छ वायु रैंकिंग 2022 की आई थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा और इसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा, वाराणसी नगर निगम को तीसरा स्थान मिला था, लखनऊ को पहला स्थान यहाँ पे मिला था। पूरे देश में यहाँ पे बात हो रही है। तो टॉप पर लखनऊ था 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में क्लीन एयर के मामले में, सेकंड पर प्रयागराज, थर्ड पर वाराणसी नगर निगम। और शहरों की दूसरी श्रेणी 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में मुरादाबाद को 75 लाख रुपए का नगद इनाम मिला था और ये फर्स्ट आया था इसमें। तीसरी श्रेणी 3 लाख से कम आबादी वाले नगरों की थी टियर 3 सिटीज, इसमें मध्य प्रदेश के देवास को प्रथम स्थान मिला था। 1 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा का शुभारंभ किया था? शुरू में 4 एयरपोर्ट्स पे किया गया था। उत्तर प्रदेश से जो इस एयरपोर्ट में किया गया था वो था वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। शुरुआत में एक्चुअली 3 एयरपोर्ट्स में इसकी शुरुआत की गई थी डिजी यात्रा की, दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी। तो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसका शुभारंभ किया गया था। आगे है 22 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्री जी ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल की स्थापना को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसको स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थापित किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के लिए आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल। 11 दिसंबर 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों की किस नाम से वेबसाइट बनाई गई है? तो पहचान पोर्टल या फिर पहचान वेबसाइट बनाई गई है, जिससे उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विद्यालयों और सभी कॉलेजों को यहाँ पे मतलब इंटीग्रेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है पहचान, जिससे किसी भी उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्कूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। पहचान। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाली पहली मुस्लिम लड़की सानिया मिर्जा को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनने के लिए चुना गया है? तो ये है मिर्ज़ापुर की, ठीक है, मिर्ज़ापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा और फ्लाइंग विंग में चुने जाने वाली 2 महिलाओं में से एक हैं और देश की पहली मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट बनेगी और उत्तर प्रदेश की प्रथम वायुसेना पायलट बनेगी। मुस्लिम मतलब प्रथम मुस्लिम वायुसेना पायलट। उत्तर प्रदेश की निर्यात वृद्धि के संबंध में क्या सही है? उद्योगों में हुई वृद्धि के साथ ही उत्तर प्रदेश में निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात टेलीकॉम उपकरणों का हुआ है, उसके बाद मांस, आयरन स्टील उत्पाद और एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्यात किया गया सर्वाधिक। निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश से केवल 4 राज्य आगे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया था दिसंबर में? 3 इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था, जैसे 2 राष्ट्रीय आयुष संस्थान यानी गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान और गाजियाबाद में उद्घाटन किया गया था राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का। साउथ इंडिया में एकमात्र राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान ऐसा था बेंगलुरु में, उसके बाद उत्तर भारत में ये राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान खुल गया है गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन गलत है? ग्राम विकास विभाग के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में अब तक मानव दिवस सृजन के मामले में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है मैन डेज क्रिएशन में, सही। 26 करोड़ मानव दिवस सृजन का टारगेट था, 24.51 मानव दिवस सृजित किए गए, सही। मानव दिवस सृजन में 22.67 करोड़ के आंकड़े के साथ तमिलनाडु देश में दूसरे स्थान पर है मनरेगा के तहत मैन डेज क्रिएशन में, ये भी सही। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, कोई भी गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कृषि तकनीक, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पावर जैसे क्षेत्र में निवेश की इच्छा किसने जताई थी? जापान ने, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस संस्थान को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत NABL की आधिकारिक मान्यता या फिर सर्टिफिकेट मिला है? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को NABL सर्टिफिकेट मिला है, आंसर सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देश के सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़ में कब से मालवाहक जहाज़ों का
संचालन शुरू हो जाएगा। तो ये शुरू हो चुका है जनवरी 2023 से, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर जल्द ही चौरी चौरा कर दिया जाएगा। मतलब एनओसी किसकी लेनी होती है नाम बदलने के लिए? गृह मंत्रालय की एनओसी लगती है जगह का नाम बदलने के लिए। तो गृह मंत्रालय ने प्रदान कर दी मंजूरी कि गोरखपुर के मुंडेरा बाजार को अब जल्द ही चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा। गोरखपुर महोत्सव के बारे में बात पता है कि ये गोरखपुर में हुआ था और इसकी डेट ध्यान रखिएगा 11 से 13 जनवरी के बीच। मंथ का नाम ध्यान रखेंगे उतना भी सफिशिएंट होगा। अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव होगा। और इस बार का गोरखपुर महोत्सव किस चीज़ पर फोकस था? इको टूरिज्म पर। इको टूरिज्म थीम पर आधारित ये आपका गोरखपुर महोत्सव था। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कितनी धनराशि से लखनऊ के शहीद पथ का कायाकल्प किया जाएगा? करीब 20 करोड़ रुपए से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। लखनऊ के शहीद पथ को सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा और शहीद पथ आने वाले दिनों में लखनऊ का गेटवे भी बनेगा। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था ब्रजेश पाठक ने और मयंकेश्वर शरण सिंह ने। आंसर हो जाएगा डी। किसने उद्घाटन किया जरूरी है कि ये किसके लिए? ई सुश्रुत इज बेसिकली वॉट? तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होगा, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले मरीजों को अब मोबाइल पर अपनी सेहत की जानकारी मिलती रहेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक। इसमें कई सारे पुराने कानूनों को, नियमों को, शब्दों को निरस्त करने के लिए ये लाया गया था 5 दिसंबर 2022 को। विधेयक में 36 अधिनियमों को निरसित करने का उल्लेख किया गया है और इसका उद्देश्य कुछ शब्दों को बदलकर त्रुटियों को दूर करना है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर स्थित दुधवा और दक्षिणी खीरी के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना होगी, सेंसस होगा और उनको विशेष तरीके का कंजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। सही। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण शुरू हो जाएगा 2024 की फर्स्ट क्वार्टर में। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रियंका शर्मा उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। ये निम्नलिखित में से किस जिले की निवासी हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट की हैं और उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। केंद्र सरकार ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकरण के संबंध में निर्देश दिए थे बेसिकली एनसीआर के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा को एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिलों में 1 जनवरी से केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो वाहन पंजीकृत करने के निर्देश दिए। एनसीआर में 1 जनवरी 2023 से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। इसके साथ ही वर्ष 2026 के अंत तक एनसीआर में डीजल वाले वाहनों को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। सही। प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है ऑब्वियसली। आंसर सही हो जाएगा डी। आगे उत्तर प्रदेश दिव्यांग पार्क के बारे में क्या सही है? लखनऊ में बनेगा दिव्यांग पार्क और इसका निर्माण 11 करोड़ रुपए से होगा। देश का 6ठा दिव्यांग पार्क होगा। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। महाराष्ट्र में जो इंक्लूसिव दिव्यांग पार्क बन रही है अनुभूति, वही कंपनी जो अनुभूति दिव्यांग पार्क बना रही है वही लखनऊ में भी दिव्यांग पार्क बनाएगी। अनुभूति दिव्यांग पार्क जो कि महाराष्ट्र में बन रही है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये कहाँ बन रही है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। वही कंपनी जो यहाँ इसको बना रही है अनुभूति पार्क को, वही लखनऊ में बनाएगी, ये कहा जा रहा है। योगी सरकार के मुख्यमंत्रियों मतलब माफ़ कीजिएगा मंत्रियों और अधिकारियों को जो टीम गई थी 8 टीमें, तो सबसे ज़्यादा एमओयू किस शहर के लिए प्राप्त हुए हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जो 8 टीमें गई थी मंत्रियों और अधिकारियों की, तो सबसे ज़्यादा निवेश के प्रस्ताव वो लाए हैं गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी। जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो है एमओयू किस मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए आए थे? झांसी के लिए। ऑप्शन तो इसमें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत दर्शन और हैप्पीनेस पार्क स्थापित किए जाना है? तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के सामने बुद्धा पार्क में एक म्यूजिकल हैप्पीनेस पार्क खुलने जा रहा है और भारत दर्शन पार्क भी खुलेगा। तो आंसर सही हो जाएगा इसका डी, लखनऊ। आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में एफएससीआई द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई थी? तो आपको बताया कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है फतेहगढ़ जेल है उसको मिल चुका है। ये स्टेट का पहला जेल था जिसको 5 स्टार रेटिंग बनी थी। ये स्टेट का दूसरा जेल है जिसको 5 स्टार रेटिंग बनने वाली है, मिल चुकी है, वो है बुलंदशहर जेल। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में गौ अभयारण्य के संबंध में क्या सही है? गौ अभयारण्य अप्रूव कर दिया गया है, मुजफ्फरनगर जिले के में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला काऊ सेंचुरी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश का पहला काऊ सेंचुरी कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं, वन विभाग द्वारा भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट सौभरी नगर वन कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? सौभरी नगर वन स्थापित किया जा रहा है वृंदावन में। ऑप्शन नंबर सी। ग्राम सुनरक के पास वन विभाग द्वारा सौभरी नगर वन विकसित किया जा रहा है जो कि इंडिया लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट होगा जब ये बन जाएगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि कॉलेज या महाविद्यालय कौन सा बना है? उदय प्रताप सिंह कृषि महाविद्यालय, उदय प्रताप सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेज ये बना है। ये है कहाँ पे? ये है वाराणसी में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर मंथ के यूपी करंट अफेयर में सबसे पहले एग्रीमेंट देखेंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र सरकार कोचीन शिपयार्ड के बीच समझौता हुआ है कि स्वदेश निर्मित देश का प्रथम हाइड्रोजन ईंधन चालित कैटामरन पोत जो है ये कहाँ पे चलाया जाएगा? सबसे पहले ये चलाया जाएगा वाराणसी में, वाराणसी में चलाया जाएगा सबसे पहले। समझौते के तहत कोचीन शिपयार्ड ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज़ों को बनाया जाएगा कोचीन शिपयार्ड के द्वारा, और गुवाहाटी के लिए 2 ऐसे जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। तो स्वदेश निर्मित देश का प्रथम हाइड्रोजन ईंधन कैटामरन वीजल सबसे पहले कहाँ चला जाएगा? वाराणसी में। स्कीम्स कैंपेन में मिशन निरामया उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसको लॉन्च किया गया था 8 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य है नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को क्वालिटी प्लेसमेंट उपलब्ध करवाना और कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना। 34 सीमावर्ती जिले यानी कि उत्तर प्रदेश के वह जिले जो विभिन्न जैसे नेपाल से लगते हैं या फिर अन्य प्रदेशों से लगते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में डेवलप किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर किस तरीके से? विभिन्न राज्यों से जो हमारे और नेपाल से 34 जिले जो लगते हैं उनका विकास किया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ जिले सीमावर्ती जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं और संस्कृति के साथ उद्योग की श्रेणी में विभाजित किया गया है। 75 में से 34 जिलों की सीमाएं लगती हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, यूटी समेत इन राज्यों से। तो होटल श्रृंखला, यात्री प्लाजा वगैरह यहाँ पे विकसित किए जाएंगे और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादों को यहाँ पे एग्जिबिट किया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी इनकी। आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ड्राफ्ट यहाँ पे आया था, करीब नवंबर में आया था। इसमें कहा गया कि 2034 में इलेक्ट्रोलाइजर लागत पर 60% का पूंजीगत व्यय सब्सिडी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएंगे। इलेक्ट्रोलाइजर लागत में 60% का पूंजीगत व्यय पर सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में हाइड्रोजन की लागत में कमी करना है। ग्रीन हाइड्रोजन की लागत $2 पर 1 किलोग्राम तक लाना है और आगे लंबी अवधि में इसको कम करके $1 प्रति किलोग्राम तक लाना है। नई पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश की आ गई थी, 16 नवंबर 2022 को अप्रूव हुई थी। लखपति महिला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया था कि 15 लाख करीब महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख तक ले जाया जाए। यही है यहाँ पे लखपति महिला कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के शुरू में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में लखपति महिला कार्यक्रम चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो प्लान बनाया था उसके बारे में हम जानते हैं सभी। बजट में भी आप देख लीजिएगा इसकी डिटेल्स। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति अप्रूव हुई थी 16 नवंबर 2022 को। आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी को मिला था CNN न्यूज़ 18 मीडिया समूह के द्वारा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसमें कुल 51 नर्सों को मिला था। 2 नर्सें उत्तर प्रदेश की थीं, सुश्री सुमन दुबे उत्तर प्रदेश से और सहायक कमांडेंट लिसी अच्चन कुंजू उत्तर प्रदेश में नर्स हैं दोनों। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 का मिला था। स्पोर्ट्स न्यूज़ ये है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में होने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी होगी। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे ओडिशा में। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कर्नाटक में हुआ था। समिट्स में भारतीय सड़क कांग्रेस के बारे में हमने बताया। कुल 5 बार भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। लखनऊ में ये भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ था 8 से 11 अक्टूबर के बीच। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो लगा था नई दिल्ली में, इसकी थीम थी लोकल फॉर वोकल, लोकल टू ग्लोबल। 14 दिवसीय मेला होता है। इसमें फोकस स्टेट बना था उत्तर प्रदेश केरल के साथ। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश और केरल फोकस स्टेट या फिर मुख्य आकर्षण वाले राज्य थे और इसमें साझेदार राज्य थे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कुल मिलाकर 12 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओडिशा पवेलियन को राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए विशेष प्रशस्ति पत्र मिला था। लास्ट ईयर 2021 में हम लोग कह सकते हैं अवार्ड बिहार को मिला था उत्कृष्ट पवेलियन का। तो इसमें फोकस स्टेट था उत्तर प्रदेश केरल के साथ। 27वां COP शर्मल शेख इजिप्ट में हुआ था, आपको पता है। बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का इसमें क्या महत्व ये है कि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पवेलियन में निमंत्रण दिया गया था। ये जो भारतीय पवेलियन गया था COP 27 में शर्मल शेख में, उसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रयास हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जो प्रयास हैं उनको वैश्विक स्तर पर भारतीय पवेलियन में प्रदर्शित किया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को इनवाइट किया गया था। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन ये हुआ था वाराणसी में नवंबर में और इसका आयोजन केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग
मंत्रालय द्वारा किया गया था। यहीं पर अनाउंसमेंट हुई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तिरुवल्लुवर जिले के मप्पेडू गांव में और चेन्नई तमिलनाडु के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने जा रहा है। प्रथम चरण की शुरुआत 2025 तक होगी। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। उद्यमी महासम्मेलन हुआ था लखनऊ में, और इसी के साथ इंडिया फूड एक्सपो का भी आयोजन हुआ था नवंबर में लखनऊ में। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, यूनेस्को के सहयोग से ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे मुख्य अतिथि, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल मौजूद थी। 22 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था ग्रेटर नोएडा में हुए यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन में। काशी तमिल संगमम ये वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगमम था। आईआईटी मद्रास, बीएचयू इस कार्यक्रम के नोडल एजेंसीज थे, और इसका उद्देश्य था वाराणसी और मतलब कह सकते हैं काशी और मदुरई की जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसे मदुरई भी मंदिरों का शहर है, काशी भी मंदिरों का शहर है, तो जो साझी विरासत जो साझा करते हैं हम, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, संबंध को मजबूत किया जा सकता है, इसके बारे में ये महीने भर चलने वाला संगमम था या सम्मेलन था। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन मैंने बताया 2 से 4 नवंबर के बीच हुआ था लखनऊ में ही। अब आ जाते हैं राज्य का, मतलब कौन सा राज्य देश का शीर्ष इथेनॉल उत्पादक राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी। 16 नवंबर 2022 को जारी की गई उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति में किस तरह के पर्यटन सर्किट का निर्माण नहीं अनाउंस किया गया है। इसमें कई तरीके के सर्किट का अनाउंस किया गया था, जैसे कि शक्ति सर्किट, जैसे कि सूफी सर्किट, जैसे कि कृष्ण सर्किट, जैन सर्किट, बुद्धा सर्किट, लेकिन इसमें जो है किसी भी प्रकार के मुगल सर्किट के बारे में बात नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इसमें बताना कौन सा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बौद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय एग्जिट पॉइंट सनौली में जो है 120 एकड़ कैंपस में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट बनाया जाएगा, ये सही है। गोरखपुर के कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर सेंटर स्थापित होगा, ये भी सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें, डी वाला सही होगा। इसमें गलत वाला पूछा है, सही वाला पूछा तो सी होता, अदरवाइज इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के जो श्री उमा सिंह है, किस जिले से में निवास करते हैं, जिन्होंने माउंट फ्रेंडशिप जो है मनाली में, उसकी साइकिल से चढ़ाई की है, और साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप पर चढ़ाई करने वाले प्रथम पर्वतारोही बन गए हैं। ये किस जिले से हैं, ये हैं गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लखपति महिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये हमने बताया था कि वुमेन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, उनकी वार्षिक आय को 1 लाख तक ले जाने का उद्देश्य है लखपति महिला कार्यक्रम के तहत। तो स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने का उद्देश्य है। कौन सा जंक्शन उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बन गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बना था प्रयागराज, फिर बाद में वाराणसी को भी दूसरा ऐसा मतलब स्टेशन बन गया था जो कि ईट राइट स्टेशन की मान्यता जिसको FSSAI की मिली थी। सबसे पहला FSSAI सर्टिफाइड ईट राइट स्टेशन उत्तर प्रदेश का बना था प्रयागराज जंक्शन। 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया था। मर्यादा की मूर्ति का अनावरण किया गया था अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली मानव रहित कार के बारे में क्या सही है। नवंबर 2022 में MNIT के छात्रों ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई थी, ये सही है। प्रथम चरण परीक्षण सफल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया था, ये भी सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा जो कि जापान की सहायता से बने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी बड़ा होगा। तो गोरखपुर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की थी CM जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार कितने वर्षों में दलहन के उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। नवंबर में अनाउंस किया गया था कि अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश दलहन के उत्पादन में भी नंबर 1 बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सही कथन या कथनों का चयन करना है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावना को देखते हुए झांसी मंडल के ललितपुर में भालू रीछ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा, सही है। भारतीय प्राधिकरण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। इसके बाद है कि स्मार्ट सिटी फंड से लखनऊ विकास प्राधिकरण के गौतम बुद्ध पार्क लखनऊ में एक हैप्पीनेस पार्क बनाया जाएगा, ये भी सही है। तो सही कथन इनमें से हो जाएगा आपका सी। सारे कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं, सी। अक्टूबर 2022 में कितने और महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया था। 3 और में लागू कर दिया था। तो इस तरीके से आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम है। पहले लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर में कमिश्नरेट सिस्टम था। इस तरीके से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कमिश्नरेट सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू है। उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर के बारे में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में भारत के दूसरे
और उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 जो कि हीर नंदानी ग्रुप की सहायता से बनाया गया है, उसका अनावरण किया था। सही। ये डेटा सेंटर लगभग 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से 20 महीनों में चालू कर लिया गया है। सही। हाइपर स्केल डेटा सेंटर को योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा, जो कि हीर नंदानी ग्रुप का ही पार्ट है, उसने बनाया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त तो सभी कथन सही है। 12वीं उत्तर प्रदेश डाक प्रदर्शनी के बारे में क्या सही है? इसका जो मतलब कह सकते हैं नाम था वो था यूफीलेक्स। ठीक है, यूफीलेक्स फेस्टिवल था ये। 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया फेस्टिवल का। अमृत महोत्सव के क्रम में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा आयोजित किया गया। इसकी थीम थी भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिज्म साइट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला टूरिज्म साइट बनाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा गंगा विलास के बारे में क्या सही है? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक इसको जाना था। सही। इसमें करीब 4,000 किलोमीटर की दूरी इसको तय करना था। ये ब्रह्मपुत्र गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर और करीब 27 रिवर सिस्टम्स के माध्यम से गुजरने वाला था। सही। गंगा विलास इसका नाम है। 13 जनवरी को वाराणसी से लगभग 50 दिवस की यात्रा के लिए फ्लैग ऑफ किया था पीएम मोदी जी ने। हालांकि इसने करीब 54 दिवस की यात्रा पूरी की है डिब्रूगढ़ पहुंचने के लिए। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं गंगा विलास के बारे में। 27 रिवर सिस्टम से गुजरा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का निर्णय कहाँ पे लिया है? कानपुर में ये जो है एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कानपुर। आगे बढ़ते हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, ये हमने आपको बता दिया, जो है इसमें करीब देश के 60% लोगों का डेटा नोएडा के योटा डेटा सेंटर में सुरक्षित रखा जाएगा। सही है। 1 और 2 बोथ करेक्ट इसमें भी। इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में जो वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर सूटरगंज में जो है, यहाँ पर मनपसंद रंग और डिजाइन के कपड़े रसायन की बजाय एंजाइम से तैयार करने की तकनीक इस संस्थान ने खोज ली है। कपड़ा खराब होने या फटने पर फेंकने की स्थिति में एंजाइम मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बनाएगा। एंजाइम की तकनीक से बने कपड़े मानव शरीर और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उसके अनुकूल होंगे। तो सारे कथन यहाँ पे सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन गलत नहीं है। अच्छा, इसमें मान लीजिए कुछ भी नहीं आता तो कम से कम एक स्टैटिक फैक्ट आपका इससे तैयार हुआ कि भाई उत्तर प्रदेश में वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। और मैं सच बता रहा हूँ, कानपुर होने के बावजूद मुझे ये पहली बार पता चला था अक्टूबर में। ये 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम पहले नहीं कवर कर पाए थे। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार भारत की सबसे प्रदूषित नदियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? यह है हिंडन रिवर। ये लेटेस्ट डेटा है, इसके अलावा कोई और नहीं मानिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसमें अगर पूछ लें आपसे भारत की सबसे प्रदूषित नदी इस समय कौन है, तो ये लेटेस्ट डेटा है, हिंडन सबसे प्रदूषित है राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम के डेटा के अनुसार। सितंबर 2022 में मुगल राजकुमार दारा शिकोह द्वारा लिखित फारसी ग्रंथ मजमा उल बहरीन का अरबी संस्करण का उद्घाटन किसने किया था या फिर उसको जारी किसने किया था? उपराष्ट्रपति जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनखड़ ने। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन करंट अफेयर अब सितंबर मंथ का देख लेते हैं। सितंबर में गोमती नदी तट पर 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की घोषणा की गई थी। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर देवराह घाट में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित होगी। इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है जुलाई 2022 में ही। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई थी वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत। बाकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा और लगातार इसमें ये लोग फोकस कर रहे हैं। कन्नौज में इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने कामकाज किए हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत कन्नौज का जो उत्पाद है वो ऑब्वियसली परफ्यूम है, तो इत्र पर्यटन स्थल के रूप में इसको प्रमोट किया जाएगा। कन्नौज में बनने वाले परफ्यूम पार्क का पहला चरण 15 जनवरी 2022 तक पूरा हो गया है। 4 और नगर पंचायतों को मंजूरी दी गई थी और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की संख्या बढ़कर के 756 हो गई थी। ये ध्यान रख सकते हैं, केवल नंबर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा विलेज बन गया है आदर्श ग्राम पंचायत की पहल पर भरतौल विलेज बरेली जिले में ऐसा उत्तर प्रदेश का पहला विलेज बन गया जहां पर 24/7 लोगों के घरों में आरओ का पानी उपलब्ध है। फर्रुखाबाद में 5 स्टार रेटिंग जेल के खाने को मिली थी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को। उत्तर प्रदेश की पहली FSSAI प्रमाणित जेल है ये। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण उत्तर प्रदेश में ही होगा। और अगर स्टेट में बात कर लें तो लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक 256 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, पहला स्थान है लखीमपुर का, फिर गोरखपुर है, फिर प्रतापगढ़ है।
उत्तर प्रदेश में 1.20 लाख अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे, देश में सर्वाधिक होंगे। भारत का पहला अमृत सरोवर ये बना था रामपुर में, मई 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? रामपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड में टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, एनटीसीए ने भी अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है। मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 क्लॉज 5 के तहत रानीपुर बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दे दी थी। रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड रीजन का पहला, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले जो 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर है, और फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अब रानीपुर चौथा टाइगर रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश का। पूर्वांचल के लिए एक लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी गई है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार में चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क, इसका निर्माण भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बनेगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। मनसुख भाई मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ के सरोजनी नगर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखी थी। इसके बाद गो आधारित प्राकृतिक कृषि कार्यशाला 2022, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। इसमें कहा गया था कि प्रदेश के 27 जनपदों में गो आधारित प्राकृतिक कृषि को प्रमोट किया जाएगा, यानी काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में स्टैब्लिश करने की घोषणा की थी उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, गोरखपुर, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। स्मार्ट पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेशनल वर्कशॉप ऑन स्मार्ट पंचायत 2 दिवसीय वर्कशॉप था, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में ही। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की सूची में नए समुदाय शामिल किए। 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय और उनके सब ट्राइब्स को अब एसटी में शामिल कर लिया है। वो सब ट्राइब्स कौन सी हैं? गोंड की धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोंड। पीएम गति शक्ति की 16 प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तर प्रदेश को 1068.79 करोड़ रुपए का एलोकेशन मिला था सेंटर की तरफ से, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे उत्तर प्रदेश जो आपका 5th और 6th पेपर होना है उसमें सिलेबस में भी गति शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली दिया है मेंस के लिए। तो उत्तर प्रदेश में गति शक्ति की कौन कौन सी 16 परियोजनाएं, उसकी डिटेल वगैरह हम आपको देंगे मेंस के लिए। बस ये ध्यान रखिए कि सितंबर में उत्तर प्रदेश को करीब 1070 करोड़ रुपए अप्रूव हुए थे गति शक्ति के 16 प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देश में कुल 33 राज्य सहकारी बैंक सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नाबार्ड ने 9वें स्थान पर रखा है इन कोऑपरेटिव बैंक्स की सूची में। A ग्रेड सर्टिफिकेट भी मिला है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को। बैटरी से बिजली स्टोर करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश को बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर रखा गया है और 2021 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था 2023 को, जो कि मनाया जा रहा है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत की 15 प्रेसिडेंट ने विज्ञान भवन में जो नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए थे। कुल 46 शिक्षकों को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इन 46 शिक्षकों में से उत्तर प्रदेश से एकमात्र शिक्षक शामिल थे, खुर्शीद अहमद, जो कि देवरिया से हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए एक जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो बायो एनर्जी पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब आई? सितंबर 2022 में। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय की शर्त को अब खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अगर अनुसूचित जाति का है और उसको स्वरोजगार योजना का लाभ लेना है तो कोई हायर इनकम लिमिट नहीं लागू होगी इसमें, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का वैश्विक डेयरी शिखर सम्मेलन ये हुआ था नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इसको जो वेबसाइट्स हैं उसने दिल्ली लिखा है कई बार, इवन ऑफिशियल वेबसाइट जो है डेयरी महासंघ की उसने भी दिल्ली लिख दिया था, तो वो गलत है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था। इसमें 50 देशों से करीब 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। सबसे पहले इसका शिखर सम्मेलन हुआ था 1974 में, और अब जो है लगभग 50 वर्ष बाद ग्रेटर नोएडा में वैश्विक डेयरी शिखर सम्मेलन हुआ था। 18 नए थाने और 22 पुलिस चौकियों के साथ कुशीनगर में एक पर्यटन थाना भी खोला गया था, जिससे पर्यटकों की समस्याओं को सुना जा सके त्वरित तौर पर। उत्तर प्रदेश के औरैया से पहली बार तैरते हुए सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो तैरता हुआ सौर संयंत्र था रिहंद पर, वो बहुत पहले लगाया जा चुका है, करीब 2019 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? तो इसका उत्तर रिहंद डैम है, ये बना था। लेकिन इससे बिजली उत्पादन नहीं शुरू किया गया था। बिजली उत्पादन अभी औरैया वाले डैम से सितंबर में शुरू किया गया था। औरैया जिले के दिव्यापुर में एनटीपीसी के जलाशय पर तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। और पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश का ये शुरू हुआ है 17 सितंबर 2022 को आगरा में। ये उत्तर प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है।
मुरादाबाद मंडल में एक नंदी अभयारण्य बनेगा, बेसिकली स्ट्रे बुल्स के लिए बनेगा, और आवारा सांडों की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए, उसकी समस्या से निपटने के लिए मुरादाबाद मंडल के 3 जिलों में संभल, अमरोहा, बिजनौर में ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जिससे स्ट्रे एनिमल्स से थोड़ी निजात मिल सके। उन्नाव में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है, ठीक है। इसको कह रहे हैं कि जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, इसके लिए जगह देखी जा रही है। तो अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज में है, बाकी देखते हैं क्या होता है। विधानसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पास कर दिया गया था 23 सितंबर को। इसमें महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसको किया गया था। इसमें कहा गया था कि पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो 2012 के अंतर्गत आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? कलोल, गुजरात में, पीएम मोदी जी के द्वारा। आपको पता होगा ये देश का पहला नैनो यूरिया कॉम्प्लेक्स था, नैनो यूरिया प्लांट था। तो प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित होने वाला है, तैयार हो चुका है। इसका इनॉग्रेशन जल्द हो सकता है। दूसरे चरण में आंवला, बरेली में, फूलपुर, प्रयागराज में नैनो ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। एमएसएमई नीति 2022, ये नीति सितंबर 2027 तक प्रभावी होगी। 29 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में एमएसएमई नीति लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 4 और शहरों में मेट्रो चलाए जाने की बात कही गई थी, जैसे कि मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में। इसके लिए वहाँ पर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए टीम भेज दी गई है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर में एक ही है, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में पर्यटन से प्रवर्तन, टूरिज्म एंड कल्चरल प्राइड उत्तर प्रदेश नाम से एक नेशनल कांग्रेस का शुभारंभ किया गया था, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अक्टूबर मंथ करंट अफेयर में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सड़क कांग्रेस ये सबसे पहले हुई थी 8 से 11 अक्टूबर के बीच राजधानी लखनऊ में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृत किया था। 81वां एडिशन था रोड कांग्रेस का। 11 साल बाद रोड कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में रोड कांग्रेस इससे पहले 1937 में, 1985 में, 1995 में, 2011 में हो चुकी है। प्रथम अधिवेशन इसका 1934 में दिल्ली में हुआ था रोड कांग्रेस का। स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे आ गए थे और इसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक नतीजों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। वैसे हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स में इसके बारे में बता चुके हैं पहले ही। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को पीछे छोड़ते हुए गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला और देश भर में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में 12वां स्थान प्राप्त किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं वो मेरठ हैं, मेरठ है, प्रयागराज है, लखनऊ है, वाराणसी है और कानपुर है। देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से गाजियाबाद और मेरठ शामिल हैं। 12वें पर ओवरऑल इंडिया में गाजियाबाद, 15वें पर मेरठ। 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच की श्रेणी वाले शहरों में नोएडा देश में 5वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे नंबर पर 1 से 10 लाख आबादी वाले मामले में, मथुरा तीसरे पर, फिरोजाबाद चौथे पर, गोंडा 5वें पर। 1 लाख से कम आबादी वाले नगरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा सिटी के रूप में पहला स्थान मिला। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में वाराणसी को दूसरा स्थान मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण के ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला है, ध्यान रखना है। बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कैटेगरी में लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड को चुना गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को कुल 13 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के 11 नगरीय निकाय स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पुरस्कृत हुए हैं, जिसमें लखनऊ, लखनऊ कैंट, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, चिरैया कोट, मऊ, इकदिल, इटावा, गजरौला, अमरोहा, गंगा घाट, उन्नाव और जैथरा, एटा शामिल हैं। ध्यान रखिएगा ये स्वच्छ सर्वेक्षण के अवार्ड यूपी स्पेसिफिक मैंने बताए। अगर आपको इंडिया स्पेसिफिक अवार्ड ढूंढने तो आप अवार्ड्स ऑनर्स वाली वीडियो देख सकते हैं। लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी थी। एक प्रतियोगिता होती है, पिछले 6 वर्षों से होती है, हाई कमिश्नर फॉर अ डे इंडिया एडिशन। इसमें ये होता है कि जो चुना जाएगा वो एक दिन के लिए हाई कमिश्नर बन जाएगा सांकेतिक तौर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रतियोगिता हुई थी और उत्तर प्रदेश की जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। 20 वर्षीय जागृति यादव लखनऊ से। राजनीति में सीएम योगी को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, किसकी तरफ से? CNN न्यूज़ 18 का इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला था। लॉजिस्टिक्स ईज रिपोर्ट आई थी 13 अक्टूबर 2022 को। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से जो लीड्स रैंकिंग आई थी, इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया था। करीब 15 राज्यों को अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति आ गई थी 2022 की। 13 अक्टूबर को ये लागू कर दी गई थी। इसमें कहा गया था कि ये फेजेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में पहले लागू करेंगे। लेटेस्ट की अपडेट मैं आपको बताऊं अप्रैल 2023 के हिसाब से, तो उसमें कहा गया कि जितने भी सरकारी व्हीकल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं 2030 तक उत्तर प्रदेश की सरकार उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देगी।
उत्तर प्रदेश में जीआई महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। 6 दिवसीय जीआई फेस्टिवल बनाया गया था 16 अक्टूबर को दीनदयाल हस्तकला संकुल, जो लालपुर वाराणसी में है वहाँ पे। दीनदयाल हस्तकला संकुल ये वाराणसी में है, ये आ भी चुका है पेपर में। इसका आयोजन 16 से 21 अक्टूबर के बीच किया गया था और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख जीआई हैं वो मैंने आपको अभी जीआई वाली वीडियो में बता दिया था। जीआई वाली वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर में कूड़े से बनेगी सीएनजी। अनाउंसमेंट किया गया था कि देश में अपशिष्ट से एनर्जी बनेगी, जैसे इंदौर में होता है अपशिष्ट से ऊर्जा सृजित की जाती है, ऐसे ही लखनऊ में, गाजियाबाद में, प्रयागराज, गोरखपुर में अपशिष्ट से सीएनजी सृजित की जाएगी। इसके लिए कंपनियों की भी घोषणा हो चुकी है। एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये अपशिष्ट से एनर्जी सृजित करेंगे लखनऊ, गाजियाबाद में। इंडो इन्वायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड ये एनर्जी सृजित करेंगे प्रयागराज में। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की पढ़ाई हिंदी में होगी। ये सबसे पहली बार देश में मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया था कि वो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने अनाउंस कर दिया था कि जल्द ही मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें भी जारी की जाएंगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 ये जारी कर दी गई थी 20 अक्टूबर 2022 को। 5 सालों के लिए ये दुग्ध नीति लागू होने वाली है। उत्तर मध्य रेलवे 100% विद्युतीकरण वाला देश का 5वां जोन बन गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूर कर दिया था। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र हाथी रिजर्व था, वो भी आधे से ज़्यादा उत्तराखंड में पड़ता था। सहारनपुर, बिजनौर जिले में कुछ हिस्सा उसका पड़ता था। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिवालिक हाथी रिजर्व के बारे में। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व बनेगा। ये भी दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व इसको कहा जा रहा है। लंपी वायरस के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला था। आपको पता है लंपी को काफ़ी अच्छे तरीके से कंटेन करने का काम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था। उसके बाद प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट आई थी एक, उसमें एक आ गया था कि प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था। वहीं सबसे कम प्लास्टिक अपशिष्ट सृजित करने के मामले में नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा टॉप 3 हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2018 से सिंगल यूज प्लास्टिक्स के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, बिक्री, रिसाइकलिंग और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है और प्लास्टिक अपशिष्ट को ईंधन बदलने के लिए 2 प्लांट लगाए गए हैं। ये फॉलो नहीं किया जा रहा है प्लास्टिक वगैरह, आपको उत्तर प्रदेश के मार्केट में आज भी देखने को मिल रही है। परिषदीय स्कूलों की निगरानी में सहयोग करेंगे सेवानिवृत्त शिक्षक। इसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त शिक्षक या फिर पुरस्कार प्राप्त जो शिक्षक हैं, सुपरनुमेट हो चुके हैं, अधिकतम आयु इनकी मतलब 70 वर्ष से कम है, जो शिक्षक साथी बनेंगे, शिक्षक साथी के तौर पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षा के उन्नयन में सहयोग करेंगे। इसमें कहा गया था कि जो रिटायर्ड शिक्षक साथी हैं उनको मोबिलिटी अलाउंस मिलेगा 2,500 रुपये का, उसके अलावा कोई अन्य भत्ता मानदेय नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से वॉलंटियरी सर्विसेज होगी जो शिक्षक साथी देंगे। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया था लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पहले थोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी विभाग की भी शुरुआत की गई केजीएमयू में। राज्य सरकार द्वारा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सृजन के लिए प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग है, उसी की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ये बनाना चाहते हैं। योजना आयोग जो उत्तर प्रदेश में है उसको कह सकते हैं रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे जो चीफ मिनिस्टर होंगे उत्तर प्रदेश के। इसके वाइस चेयरपर्सन की नियुक्ति भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी और उपाध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक होंगे, सोशल साइंटिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट। उपाध्यक्ष की सदस्यता की अवधि 3 वर्ष की होगी, विशेष परिस्थितियों में जिसको 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। अच्छा, ऐसी एक योजना लेकर के आया था महाराष्ट्र राज्य भी। फर्क क्या था? महाराष्ट्र राज्य ने कहा था कि वो अपने यहाँ पर नीति आयोग टाइप की बॉडी डेवलप करना चाहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कोई पहले से योजना आयोग नहीं है, ठीक है, वो एक नई बॉडी स्टैब्लिश करेंगे नीति आयोग की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश में क्या है कि योजना आयोग उत्तर प्रदेश का राजकीय योजना आयोग पहले से है, उसको रीस्ट्रक्चर करके पुनर्गठन करके स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के रूप में उसको पुनः सृजित करेंगे। ये फर्क है। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे अनाउंस कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपए यहाँ पर करीब लागत आएगी। अब देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, कोई डेडलाइन यहाँ पर नहीं बताई गई है। अयोध्या दीपोत्सव 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। 6वां संस्करण था ये दीपोत्सव का, इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया था। 15.76 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 वाले ये दिए गए थे। इसमें पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता था प्रधानमंत्री आवास योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मध्य प्रदेश सेकंड पर है, तमिलनाडु सेकंड और थर्ड पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह नहीं रहे थे, तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल हम लोग जरूर देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली से डिटेल सवाल आ सकता है। 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ था उनका। धरतीपुत्र के नाम से प्रसिद्ध थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में 3 बार सीएम, 7 बार के एमपी, लोकसभा से 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने जा चुके थे।
मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे 1967 में। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे 1996 से 98 तक। 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव पहली बार इन्होंने जीता था। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के प्रति महिला कृषकों की सकारात्मक रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना शुरू की गई है। इसके तहत रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी MPC स्थापित की जाएंगी। सतलज जल विद्युत निगम और परासन सौर परियोजना के बीच समझौता हुआ है। कालपी तहसील में परासन सोलर पार्क है, ठीक है, उसको चालू करने की घोषणा की है। अक्टूबर 2022 के अंत तक इसको चालू कर दिया गया था एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ जाएगा लिखा है लेकिन आप ये मानिए कि अगर चालू कर दिया गया था। परासन सोलर पार्क 75 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब परासन सोलर पार्क में अगर आपसे पूछ लें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जालौन, जिला जालौन। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाने की बात कही गई थी। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट योजना के जैसे एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट योजना लागू की गई, उसके तहत खेलो इंडिया सेंटर यहाँ पे स्थापित किए जाने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि पोर्टल मातृभूमि स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉन्च किया गया था। मातृभूमि के बारे में लेखपाल पेपर में पूछा था, अगर आपको याद हो। अपने पूर्वजों के नाम पर कोई अवस्थापना आप करा सकते हैं अपने ग्राम पंचायत में, विकास कार्य करा सकते हैं, पानी की टंकी वगैरह लगा सकते हैं, बैठने के लिए बेंचें वगैरह लगा सकते हैं। अपने पूर्वजों का नाम उसमें पट्टिका पे लिखा जाएगा। 40% रकम सरकार खर्च करेगी, 60% आप खर्च करेंगे और अपने पूर्वजों का नाम या संबंधित व्यक्ति का नाम लिखा सकते हैं मातृभूमि योजना के तहत। जॉर्डन में एशियन चैंपियनशिप में गोरखपुर के मुक्केबाज गोविंद साहनी शामिल हुए थे यहाँ पे, तो ये ध्यान रख सकते हैं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में सूर्य मित्र तैयार करने की योजना बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश में करीब 10,000 वॉलंटियर्स या फिर सूर्य मित्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित करने की भी यहाँ पे घोषणा की थी। अक्टूबर के कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में अशफाक उल्ला खान जू को विजिट किया था। 2 मादा शावकों का नाम उन्होंने भवानी और चंडी रखा था। तेंदुए दो ये थे बेसिकली शावक। महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 54 टन वजनी वीणा की 40 फुट ऊंची मूर्ति लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के पूर्व माध्यमिक विद्यालय हसोड़ी अवसनपुर में देश की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला का विकास किया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया फर्स्ट स्पेस लेबोरेटरी सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पहला स्किन बैंक स्थापित किया जाएगा जो जले हुए मरीजों को स्वस्थ होने में मदद करेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जल्द ही रक्षा अध्ययन और प्रौद्योगिकी की एक स्कूल स्टैब्लिश करने वाली है, ये हमने आपको बताया। यहाँ से अगस्त 2023 और जुलाई 2023 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ही अब जरूरी रहेंगी, बहुत बारीक जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से उत्तर प्रदेश में जल्द ही नाइट सफारी शुरू की जाने की बात कही गई थी। राजधानी में सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में शुरू करने की यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। ये बातें बहुत पहले चल रही हैं, आई थिंक 2012 से, लेकिन फाइनली अप्रूवल मिला है और इसमें कहा गया है कि वर्तमान में 13 ओपन डे सफारी है, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। नाइट सफारी लखनऊ में सृजित की जाएगी राजधानी में। कुकरैल वन क्षेत्र जो है लखनऊ में, वहाँ पर 350 एकड़ में विकसित किया जाएगा इसको। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का सृजन किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 10 विभागों को शामिल किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। तो उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का कह सकते हैं अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी चेयर किसके पास होती है? इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन UAE के DP वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। ये समझौता हुआ है, अभी धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। जब स्थापित होगा तो हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन कायाकल्प का उद्देश्य है राज्य के प्राथमिक विद्यालयों को ट्रांसफॉर्म करना। ऑपरेशन कायाकल्प का जो है क्या उद्देश्य है? प्राथमिक विद्यालयों की उन्नति करना, उसको बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। पहली बार इसको 2019 में शुरू किया गया था। परिषदीय स्कूलों और उसके बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का इसमें प्रयास किया जाता है। इसके बाद धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क, धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क, इसमें अनाउंस किया गया था कि प्रदेश में करीब 6 धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित किए जाएंगे। सिर्फ अनाउंसमेंट तक की जानकारी हमारे पास है, कुछ भी धरातल पर अभी देखने को नहीं मिला है। एक न्यूज़ और आई थी छोटी सी कि मुंबई महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यालय स्थापित करेगी, जिससे मुंबई में जो यहाँ के निवासी काम करने के लिए जाते हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश संवर्धन हेतु समझौता यहाँ पे हुआ था कुछ बैंकों के साथ। जो बैंक हैं वो हैं SBI, पंजाब नेशनल बैंक, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा और
सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर ही लखनऊ में है। तो यूपी एडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ इन 4 बैंकों ने निवेश संवर्धन के क्षेत्र में समझौता किया है। उत्तर प्रदेश में हरियाली संवर्धन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की गई थी, फूड फॉरेस्ट। फूड फॉरेस्ट के अंतर्गत विभिन्न जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनमें 15 जिलों की पहचान की गई जहां पर फूड फॉरेस्ट स्थापित किए जाएंगे। फूड फॉरेस्ट के लिए ये जिले चुने गए: बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, रामपुर, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की थी, जिसको भी वाराणसी की यात्रा करनी थी कर्नाटक में, उनको तीर्थ यात्रियों को 5,000 रुपये की नगद सहायता कर्नाटक की सरकार प्रदान करने वाली थी। ये एग्जाम में पूछा गया था, पीटी के पेपर में 2022 वाले में, अगर आपको याद हो। 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का उद्घाटन हुआ था। 7 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था। आम का एक मेगा क्लस्टर मंजूर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और मैंगो क्लस्टर के तहत आमों को किस रूप में ब्रांड किया गया है? काकोरी ब्रांड के रूप में। हमारे काकोरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है। जालौन की उरई तहसील के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था 16 जुलाई 2022 को। और एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे से अगर कोई जाएगा। 29 फरवरी 2020 को स्वयं पीएम मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और उन्होंने ही इसके पूरे हो जाने के बाद इसका लोकार्पण भी किया। ये एक्सप्रेसवे के 7 जिलों से गुजरेगा: चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर के। और इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ है इसकी 296 किलोमीटर। ठीक है, 296। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना अप्रूव की गई थी। इसमें कहा गया था 2017 से 18 से अब तक 191 जो नगर निकाय हैं उनमें नागरिक मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, पानी, सीवर, पार्क आदि परिषदीय विद्यालय के लिए काम किया जाएगा। उसके बाद यूपी रक्षा और एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति आई थी 16 अगस्त 2022 को। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी रक्षा और एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को जारी किया था। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश संवर्धन करना। जो नीतिगत डिसीजंस होते हैं कई बार उसकी वजह से बड़े प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं राज्य में निवेश करने के लिए, बड़े बड़े क्षेत्रों में, एरोस्पेस आदि में। तो उसके नियम में ढिलाई दी गई है और साथ ही साथ कहा है कि 50 करोड़ रुपए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे अगर कोई एरोस्पेस विनिर्माण संयंत्र उत्तर प्रदेश में लगाना चाहता है। तो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया था इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का। कहाँ पर? चंदौली, उत्तर प्रदेश में। चंदौली, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और 3 मेन वाले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है, और हाँ ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के चावल के कटोरे के रूप में चंदौली जिले को जाना जाता है। आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना। यूजीसी अधिनियम 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ग्रेटर नोएडा में। भारतीय विरासत संपदा संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधा प्रदान करने वाला इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो हेरिटेज स्टडीज पर फोकस्ड होगा। रेडियो जयघोष की स्थापना की गई थी। रेडियो चैनल रेडियो जयघोष अनाउंस किया गया था, ये शुरू किया गया था 9 अगस्त 2022 को। आप डेट को पर फोकस करिएगा, 8 अगस्त के अगले दिन। तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से या हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से इसको जोड़ करके देखेंगे। इसको अमृत महोत्सव के अंतर्गत काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर एक सामुदायिक रेडियो चैनल जयघोष का शुभारंभ किया गया। काकोरी एक्शन फेब मंथ का है, लेकिन इसको भारत छोड़ो के अगले दिन, भारत छोड़ो की वर्षगांठ के अगले दिन जारी किया गया था, ये हम लोग कह सकते हैं। आगे है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, इसके बारे में मैंने बता दिया। इसका उद्देश्य था जो नगरीय निकाय है उसमें मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम। 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हुआ था 9 जुलाई से शुरू होकर के। इसमें कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस पर बात हुई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू वाली है 2020 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन कैसे किया जा सकता है, उसके रोड मैप पर चर्चा करने के लिए पूरे देश से विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों जैसे केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, निजी और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से 300 से अधिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थागत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये हुआ था। 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बन गया था एक तरीके से। इसमें अगर आप देखें कौन कौन से एक्सप्रेस वे बन चुके हैं, 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। तो इस तरीके से 13 एक्सप्रेस वे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन जाएगा जब सारे चालू हो जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296, ये संचालित वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लखनऊ जल्द ही रक्षा अध्ययन और प्रौद्योगिकी का एक स्कूल स्थापित करेगा।
तो BBAU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जल्द ही रक्षा अध्ययन, डिफेंस स्टडीज़ और टेक्नोलॉजी का एक स्कूल स्थापित करने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? जो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर है उसके लिए कार्यबल तैयार करना है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर में काम करने के लिए लोगों को डिफेंस स्टडीज़ की समझ चाहिए, और उसके लिए ये इंस्टीट्यूट जो है डिफेंस स्टडीज़ की कह सकते हैं कोर्स उपलब्ध कराएगा। तो देश की रक्षा और रणनीतिक मैट्रिक्स के लिए महत्वपूर्ण जो ये हमारा डिफेंस कॉरिडोर है, इसे 6 नोड्स हैं इसके, लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा, ये पता होना चाहिए, अभी भी पूछ सकते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव हुआ था। इसकी थीम थी 3R, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में, राजधानी में। रिपोर्ट के अनुसार जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग आई थी, इसका 3रा संस्करण आया था। इसमें उत्तर प्रदेश को रखा गया था लीडर कैटेगरी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश को रखा गया था लीडर कैटेगरी में। जो भी सेंट्रल की रिपोर्ट आएंगी उसको आपको ध्यान रखना है, भले ही वो 1-1.5 साल पहले ही पुरानी क्यों ना हो। 4 जुलाई की रिपोर्ट है, 1 साल भी पुरानी नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो रैंकिंग आई थी आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, तो उसमें उत्तर प्रदेश को लीडर कैटेगरी में रखा गया था। और गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया था। INS गोमती को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया था। INS गोमती जहाज को, INS गोमती का नाम गोमती नदी से लिया गया है, तो इस वजह से हमने इसको मेंशन किया है। उत्तर प्रदेश का डायरेक्ट कोई लेना देना इस न्यूज़ से नहीं है। 151 फीट ऊंची लक्ष्मण प्रतिमा और भगवान लक्ष्मण का भव्य मंदिर लखनऊ में बनाने की बात कही गई थी। जुलाई अगस्त में अगर आपको याद हो तो ई श्रम पोर्टल में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया था, हालांकि बाद में जो है दूसरा राज्य आ गया था, बिहार आ गया था, तो ये थोड़ा सा आया था न्यूज़ में। ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन की रैंकिंग बदलती रहती है, इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं। मार्च 2022 में एक सौर एक्सपो का आयोजन किया गया था लखनऊ में। सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक राइस को प्रमोट करने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था सिद्धार्थनगर एडमिनिस्ट्रेशन को 2021 का। नवंबर 2021 में जारी किया गया एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो ये था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, तो इसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मालिकाना हक देने की दर 17% है और इसमें बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं को मालिकाना हक देने में झारखंड प्रथम पर है, उत्तर प्रदेश ऐसे मामले में 3रे स्थान पर है। वाराणसी में देश का पहला स्काई वॉक बनाया जाएगा, ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है। स्काई वॉक बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला नगर बन गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग के मामले में तमिलनाडु राज्य में सबसे ऊपर था और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर था स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग करने के मामले में। उत्तर प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटीज़ हैं? 10 हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। पहले ये उद्देश्य 2024 तक था, अब इसको 3 वर्ष और शिफ्ट किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए डिलॉयट इंडिया को एक सलाहकार फर्म के रूप में उत्तर प्रदेश ने नियुक्त किया था। नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट निर्यात किया था। सीमेंट की पहली खेप उत्तर प्रदेश के सोनौली बॉर्डर के जरिए पहुंची थी। लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर के वित्तीय संचालन को देखते हुए RBI ने इन बैंकों की खराब स्थिति के मद्देनजर इनको प्रतिबंधित किया था। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगाने की बात कही गई थी इंडियन ऑयल के द्वारा। ठीक है, इंडियन ऑयल ने कहा था, हालांकि अब आप देखेंगे ये ऐसा अभी भी नहीं हो पाया है। जबकि उत्तर प्रदेश का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन कर दिया गया है जोरहाट, असम में। तो उसमें हम लोग कह सकते हैं मथुरा के बारे में इंडियन ऑयल ने अनाउंसमेंट किया था, असम में चालू भी हो चुका है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। ये फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इंडिया का। इसको रिकॉर्ड मात्र 3 महीने के अंदर ही कमीशन कर दिया गया था और हम देखते हैं मथुरा में कब इंडियन ऑयल वाले लगाते हैं। तो इंडियन ऑयल ने अनाउंस किया था कि मथुरा में लगेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, लेकिन अभी भी ये अस्तित्व में नहीं आ पाया है। 10वीं शताब्दी की बनी हुई योगिनी की मूर्ति 1980 में बांदा की लाहौरी ग्राम पंचायत से लोखरी से चोरी हो गई थी, जो कि अब चित्रकूट में आता है। तो इसको लंदन से वापस लाया गया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 4 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। यूपी स्टार्टअप रैंकिंग में गाजियाबाद सबसे ज़्यादा सफल स्टार्टअप वाला नगर है। यूपी स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे ज़्यादा सफल स्टार्टअप नगर जो है वो गाजियाबाद है, ध्यान रखना है आपको। लखनऊ दूसरे स्थान पर है, कानपुर 3rd पर है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। अब मध्य क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य उल्लेख इस वजह से हमने किया क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद का ही भाग है उत्तर प्रदेश, नॉर्थ काउंसिल का नहीं है। सेंट्रल जोनल काउंसिल का ही भाग है उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ भी चुके हैं CF पेपर में। उत्तर प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ विच जोनल काउंसिल? सेंट्रल रीजन जोनल काउंसिल।
अगस्त 2022 में गोरखपुर अंबेडकर नगर के बीच एक कमरिया घाट पुल का लोकार्पण किया गया था। ये पुल घाघरा नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 3 कंपनियां जो है राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम, जवाहर विद्युत उत्पादन निगम को मिलाकर यूपी राज्य उत्पादन निगम के नाम से एक नई कंपनी बनाई जाएगी, अनाउंस किया गया था। नवाब वाजिद अली शाह जू जो है लखनऊ में, लखनऊ चिड़ियाघर, इसके वर्तमान स्थान नरही से 12 किलोमीटर दूर कुकरेल वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। और कुकरेल क्षेत्र वही है जहां पर भारत का पहला नाइट सफारी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में अमेरिका की तर्ज पर एजुकेशन टाउनशिप बनेगी, लेकिन ये कहाँ पे बनेगी अभी नहीं बताया गया है। उत्तर प्रदेश के निजामाबाद की सुप्रसिद्ध शिल्पकला से निर्मित काली मिट्टी के बर्तन जापान के माननीय प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री ने भेंट किए थे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और भारतेंदु नाटक अकादमी की ओर से 6 दिवसीय शौर्य गाथा बाल रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। 13 एकड़ भूमि पर कोसी के पास ब्रज क्षेत्र में एक वाटर म्यूजियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको स्वीकृत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विंध्याचल मिर्जापुर के टूरिस्ट बंगलो, इमिलिया घाट, भैरव घाट, रामगया घाट, कुल 9 स्थानों पर सोलर हाई मास्ट की व्यवस्था प्रदान की गई है। ये सब छोटी छोटी न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ यहाँ पर हिस्ट्री से है, आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट ये है कि मैनपुरी के गणेशपुरा में खेत में ताम्र हथियार मिले थे, हार्पून वगैरह, जिसमें 97% तांबा का प्रयोग किया गया था। मतलब काफ़ी हाई कॉपर कंटेंट वाले यहाँ पे मिले थे धातुएं, मतलब ये हार्पून वगैरह वीपन्स मिले थे, हथियार। मैनपुरी के कुरावली के गणेशपुरा में ये खेत में मिले थे। 77 ताम्र निधियाँ यहाँ पे मिली थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने के मामले में उड़ीसा पूरे राज्य में टॉप पर है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने में। जाजमऊ उत्खनन क्षेत्र लखनऊ नगर से, माफ कीजिएगा कानपुर नगर से टीले का उत्खनन हुआ था और 2700 वर्ष पुराने अवशेष प्रकाश में आए थे। 5 खालों के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ पे मिले थे, डिपॉजिट्स, जैसे ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ग्रे वेयर, ये सब मिले थे। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया था 5 जुलाई 2022 को। ठीक है, 5 जुलाई 2022 को मानिकपुर चित्रकूट से। ये हमने आपको मंथली करंट अफेयर में और करंट के पापा वीडियो में बताया था कि जो वाराणसी है वर्ष 2022-23 के लिए SCO की कल्चरल कैपिटल है, कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल है वाराणसी SCO की। इस साल SCO की अध्यक्षता भारत के पास है और कई सारी सांस्कृतिक बैठकें, पर्यटन पर बैठकें वाराणसी में ही हुई थी। FSSAI द्वारा यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को उसकी भोजन की गुणवत्ता के मामले में 5 स्टार रैंकिंग दी गई थी। 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली जेल थी ये। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वाराणसी में अपना पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। 2021 UPSC के प्रीलिम्स में सवाल आया था और ऑफिशियल आंसर की में, मॉडिफाइड आंसर की में ये माना गया था कि देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था? कानपुर नगर में, उत्तर प्रदेश में, कानपुर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की बात करें तो कानपुर में, और पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात करें, स्किल यूनिवर्सिटी की, तो वो आपकी स्थापित होगी वाराणसी में, प्रदेश की पहली। फ्रांस के एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा किनारे एक अनूठी रिवर आर्ट गैलरी स्थापित की जाने की बात कही जा रही है। बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं, अब जो फिर धरातल पर आ जाएगा उसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया था। आपको पता है जब गर्मी आती है उत्तर प्रदेश में तो पूर्वांचल में दस्तक अभियान चलता ही है हर साल। 10 जुलाई 2022 को उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड के छोटे बड़े 31 प्राचीन किलों और दुर्गों को पर्यटन केंद्र में विकसित करने का निर्णय लिया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। एक तहसील एक उत्पाद योजना भी चलाई जाएगी। एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत उसी की तर्ज पर हम लोग कह सकते हैं 1 तहसील 1 प्रोडक्ट योजना भी प्रमोट की जाएगी। जून में FSSAI के द्वारा भारत का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान मिला था, 8th रैंक। काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला मंदिर होगा जो पूरी तरीके से कार्बन और धूल कणों से मुक्त होगा, ये क्लेम किया जा रहा था। इटावा के बीहड़ में ऐतिहासिक पंचनद किनारे चंबल के पहले कटहल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ट्रांसजेंडर पुलिस सहायता केंद्र लखनऊ कमिश्नरेट के अंदर कैसरबाग थाना में खोला गया है और जिसमें ट्रांसजेंडरों की सभी शिकायतों की 24 घंटे के भीतर सुनवाई की जाएगी। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश हॉकी ने जीती थी। फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हरा करके।
खादी को नई उड़ान देने के लिए वाराणसी में 25 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खादी प्लाजा स्थापित किए जाने की बात कही जा रही थी। जनेश्वर पार्क में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बनाया जाएगा, ये भी अनाउंसमेंट किया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला डॉग पार्क स्थापित किए जाने की बात कही जा रही थी। जैसे कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मतलब कानपुर में फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क उत्तर प्रदेश का शुरू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए 2018 में। अब हालांकि वो बटरफ्लाई पार्क की स्थिति अच्छी नहीं है, जो लोग जानते होंगे, मोती झील में पता है उनको। अयोध्या में दक्षिण भारतीय शैली का प्रथम मंदिर बनाया जा रहा है, राम मंदिर, और इसमें कहा जा रहा है कि 2024 तक इसको पूरा कर लेंगे। लखनऊ में ऐतिहासिक 76 मंजिल परिसर में एक सौर स्मारक बनाने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 100 स्मार्ट हेल्थ ATMs लगाए जाने की बात कही गई थी कोविड के दौरान। अब वो मेरे ख्याल से अब वो नहीं बन रहे हैं।